भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। पाप भी पत्कल कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते फल दे न्यारे न्यारे। तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो होगा शीघ्र सवेरा। शाश्वत स्वामी शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुपेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वाचायणम, नमो लोये सव साहुणम। एसो पंच नमो कारो सव पापनाशनो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं।
आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज रिवीजन, लास्ट क्लास में, रिवीजन क्लास में हमने ये चैप्टर देखा था, चैप्टर नंबर 13 का साधन सम्यक दृष्टि। क्या हमें देखना था, साधन सम्यक दृष्टि के 207 भेद होते हैं। 207 भेद हम 4 गति की अपेक्षा से देख रहे थे, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। तो सबसे पहले पॉइंट तो हमको याद रखना है, पर्याप्त में सास्वादन सम्यक तो नहीं पाया जा सकता, क्योंकि अपर्याप्त कोई भी साधन सम्यक दृष्टि जी, देखो साधन सम्यक्त का जो काल है, सबसे पहले ये समझना कि साधन सम्यक्त का काल बहुत छोटा सा है, जगह ने एक समय का। जो सबसे मिनिमम टाइम होता है काल चक्र, मतलब पूरे काल का सबसे मिनिमम टाइम जो होता है, अविभाज्य अंश होता है एक समय। तो जगह ने एक समय और उत्कृष्ट 6 आवलिका, ये जो आवलिका होती है, ये हमारे एक उच्छ्वास निश्वास में हमको जितना टाइम लगता है, या 1 सेकेंड की भी हम बात करें तो 1 सेकेंड से भी बहुत 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 छोटी होती है। तो इसीलिए हमें ये जो 6 आवलिका में जिसमें मात्र असंख्य समय आते हैं, तो ये एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका, इतना छोटा सा ड्यूरेशन होता है साधन सम्यक्त्व का। अब साधन सम्यक्त्व का इस छोटे से ड्यूरेशन में जीव क्या कर सकता है? तो अगर वो जीव अपर्याप्त है, मतलब ये जो 6 आवलिका का काल है, इसी में कोई जीव पूर्व भाव में था, उसके बाद वो उसका मतलब ये पूर्व भाव है और ये वर्तमान, या फिर ये वर्तमान भाव है, ये अगला भाव है, ये भाव नंबर 1, ये भाव नंबर 2। तो इसी बीच वो काल करके दूसरे भाव में भी जा सकता है, क्योंकि हमने हमारे लिए ये कोई भी ऐसा मना ही नहीं है कि साधन सम्यक्त्व का जो काल है वो एंडिंग में नहीं हो सकता, कोई मतलब आयुष्य पूर्ण होने के समय पर नहीं हो सकता, ऐसा कोई मना ही नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट भाव है, उसमें आयुष्य पूर्ण करके, मतलब साधन की अवस्था में ही आयुष्य पूर्ण करके सेकंड भाव में जाया जा सकता है ना। और ऐसा मतलब जो, ठीक है, इसमें अब देखते हैं जीव के हिसाब से। तो साधन सम्यक्त्व में एक तो क्या है कि उस भाव के रहते ही, ये उसका पूरा भाव था, उस भाव के रहते ही उसको साधन सम्यक्त्व की प्राप्ति हो और फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, क्योंकि सेकंड गुण स्थान की नियमा मिथ्या दृष्टि होती है, सेकंड गुण स्थान की गति नियमा मिथ्या दृष्टि होती है। साधन के बाद जीव मिथ्या दृष्टि बनेगा, और उसके पहले कौन सा होगा? तो उसके पहले औपशमिक होगा, द्वितीय उपशम हो या प्रथम उपशम हो। तो या तो उसी भाव में तीनों अवस्थाएं मिल सकती हैं, या फिर साधन का जो काल है उसी में से, ये पूर्व का भाव था, ये साधन की अवस्था है, उसके बाद रिमेनिंग साधन की अवस्था दूसरे भाव की, और फिर उसके बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि बना, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो साधन की अवस्थाएं, ये एक ही भाव में भी मिल सकती हैं और दो अलग अलग भाव में भी मिल सकती हैं। अब यहाँ से गया हुआ जो जीव है, वो कभी भी नरक गति में, मतलब ये वाली गति कभी भी नरक की नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में क्यों नहीं हो सकती? कि कोई जीव यहाँ पर साधन सम्यक्त्व वाला है और उसमें काल करके और वो नरक में उत्पन्न हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो साधन सम्यक्त्व में जो काल किया हुआ है वो नरक गति में नहीं जाएगा, इसीलिए नरक के जो अपर्याप्त के भेद होते हैं उसमें हमको साधन सम्यक्त्व नहीं मिलता। लेकिन पर्याप्त में पॉसिबिलिटी है, वहां पर जाके मान लो उसने प्रथमोपशम, क्योंकि हमने देखा प्रथमोपशम कौन प्राप्त कर सकता है? चारों गति के जीव। चारों गति के जीव, तो नरक का ये पूरा उसका नरक का भाव है। अब उसकी जो भी अवस्था, ऐसे देखते हैं, ये पूरा नरक का भाव है, उसके अपर्याप्त के बाद ये जो पर्याप्त की अवस्था है, इस पर्याप्त की अवस्था में वो पहले मिथ्या दृष्टि था, अनादि मिथ्या दृष्टि बोल सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि था, उसने प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त किया, और प्रथमोपशम से वो सासदन में चला गया, और सासदन से फिर वो वापस सम्यक मिथ्या, नहीं, सासदन से तो कंपलसरी मिथ्यात्व ही बनता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस उसके नरक गति के पर्याप्त अवस्था में ही पॉसिबल है। तो नरक गति के पर्याप्त अवस्था पर्याप्त अवस्था में सासदन सम्यक तो पाया जा सकता है, सातों ही नरक में पाया जा सकता है, क्योंकि जो सातवीं नरक होते हैं उसमें ओनली अपर्याप्त जो है वो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन पर्याप्त होने के बाद उनमें सम्यक तो पाया जा सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है।
अब तिर्यंच की बात करें। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, नरक गति में कभी भी अगर जा रहा है तो वो सासादन में जा रहा है अगर, तो प्रथमोपशम से ही जाएगा, द्वितीयोपशम से नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ हमने क्या देखा, मिथ्या दृष्टि जीव है, फिर वो प्रथमोपशम प्राप्त किया और फिर सासादन में गया, फिर मिथ्या दृष्टि बन गया, ये पॉसिबल है। लेकिन कोई भी जीव शायोपशमिक सम्यक दृष्टि अगर है, क्योंकि शायोपशमिक सम्यक दृष्टि हमारे नरक की पर्याप्त के भेद में हम लेते हैं, तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो जीव है वो शायोपशमिक से द्वितीय उपशम पे जाए और उसके बाद फिर वो सासादन में जाए। ऐसा नरक गति में पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीयोपशम में जाने वाला जो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो छठे सातवें गुण स्थान वाला होता है, और नरक गति में चौथे गुण स्थान ही होता है। कभी भी ये छठा सातवां गुण स्थान नरक गति में नहीं पाया जा सकता। इसीलिए नरक गति की अपेक्षा 6 7 नहीं हो सकता है, इसलिए द्वितीयोपशम से सासादन में नहीं गया वो जीव प्रथमोपशम से ही सासादन में गया हुआ मानना। तो ये हो गया नरक। अब तिर्यंच की बात करें तो तिर्यंच के भेद में हमने पहले एकांत मिथ्या दृष्टि को हटा देते। 11 एकेंद्रीय अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। उसके बाद 3 फास्ट हो रहा है, एक्चुअली आपके पास सिर्फ 3 दिन है क्लास के लिए। सैटरडे की क्लास नहीं होगी, संभावना मना ही है, और संडे को आपकी एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेना पड़ रहा है। नहीं, आप सही कोशिश है, कर। चल रहे हैं, आप बोल दीजिए बस, वो हमारी रिवीजन हो रही है आराम से। वरना हाँ दीदी फिर हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं ना, ये संवेद भंग तक। वो आगे वाले रिवीजन एक बार जरूरी है, ऐसे लग रहा है हम लोग के लिए। हाँ, एक ही बार हुआ है तो उसको लेना जरूरी है, ये 2 3 बार हम समझ चुके हैं, इसलिए नहीं इसके बाद वाला चैप्टर में नहीं लेने के भाव है। तो ये 3 विकलेंद्रीय और 5 असन्नि, जो मतलब 5 समुच्चयी पंचेंद्रीय तिर्यंच होते हैं वो बंद कर ये दीजिए। मेरे को नहीं 5 जो लेना। समुच्चयी पंचेंद्रीय तिर्यंच होते हैं, इनके अपर्याप्त के, इनके मतलब जो पर्याप्त के भेद होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, मतलब उनमें कोई भी मिथ्यात्व नहीं पाया जाता। अगर सम्यक्त्व किसी में पाया जा सकता है तो वो सन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंच होते हैं, जिनमें सम्यक्त्व पाया जा सकता है। जिनको सन्नी पंचेंद्रीय कौन से, गर्भज की हम बात कर रहे हैं, समुच्चयी की बात नहीं कर रहे। समुच्चयी असन्नी वाले होते हैं। गर्भज पंचेंद्रीय, अब इसमें एक एग्जेप्शन केस होता है स्थलचर युगलिक का। स्थलचर युगलिक जो है वो आप उनको 5 सन्नी पंचेंद्री गर्भज के भेद में तो नहीं लोगे, लेकिन वो होते सन्नी और पंचेंद्री और तिर्यंच है। तो सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच के तो मतलब भेद में आते हैं वो स्थलचर युगलिक, लेकिन आप उनको गर्भज नहीं बोल सकते क्योंकि वो युगलिक होते हैं। युगलिक का कोई भी भेद नहीं दिया हुआ है तिर्यंच गति, तिर्यंच के 563 भेद, मतलब जो जीव के 563 भेद है, जीव के 48 भेद है, उसमें स्थलचर युगलिक का अलग से कोई भेद नहीं है। लेकिन स्थलचर युगलिक में शायिक सम्यक तो पाया जा सकता है, ये बात कभी मिस ना हो जाए, इस अपेक्षा से हम स्थलचर युगलिक में शायिक सम्यक तो अलग से बताते हैं। लेकिन जो खेचर युगलिक होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर उनको हम एकांत मिथ्या दृष्टि के भेद में नहीं लेते। उसका रीजन ये है कि वो वहां पे मतलब मिथ्या दृष्टि है, खेचर जो है वो खेचर युगलिक हो या गर्भज हो, मिथ्या दृष्टि की पॉसिबिलिटी होती है। सम्यक तो पाया जा सकता है लेकिन मिथ्या दृष्टि भी होता है। तो अगर खेचर युगलिक की बात करें और पूछे कि मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि में हमने उनको काउंट कर लिया है, अलग से कोई भेद नहीं है, इसीलिए एकांत मिथ्या दृष्टि में हम नहीं बता सकते। ठीक है? युगलिक गर्भज क्यों नहीं होते हैं? गर्भज तो होते हैं ना युगलिक। गर्भज नहीं होते, युगलिक और गर्भज एक दूसरे के अपोजिट ही माना जाता है। जब हम गर्भज मनुष्य की बात करते हैं तो वो 15 कर्म भूमिज मनुष्य होते हैं। जो युगलिक होते हैं वो युगल रूप में उत्पन्न होते हैं और आगे चल के वही माता पिता बनते हैं और फिर उनसे युगल का जन्म होता है, युगलिक मनुष्य के केस में। और जो युगलिक होते हैं वो असंख्य वर्ष की आयु वाले होते हैं, लेकिन जो गर्भज होते हैं वो संख्यात वर्ष की आयुष्य वाले ही, संख्य वर्ष की आयुष्य वाले होते हैं। दोनों का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही बोले जाते हैं। तो जो हमारे 5 गर्भज तिर्यंच पंचेंद्री की हम बात करते हैं, उस वो क्या होते हैं, वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों उनमें पाए जा सकते हैं। ठीक है? और ये जो सम्यक दृष्टि पाया जाएगा वो कौन सा सम्यक तो होगा, तो वो होगा शायोपशमिक या फिर शायिक। अब शायिक है तो शायिक सिर्फ स्थलचर युगलिक के केस में होगा, इसीलिए उसको हम यहाँ पे 5 गर्भज पंचेंद्री की अपेक्षा नहीं बोल सकते। तो शायोपशमिक का जो भेद है, अच्छा हम क्या देख रहे थे, सासादन देख रहे थे, है ना? तो जो सासादन सम्यक्त्व है, सासादन सम्यक्त्व
पांच क्या बात कर रहे थे, हाँ इसमें बात कर रहे थे एकांत मिथ्या दृष्टि की। एकांत मिथ्या दृष्टि को तो हमको काउंट ही नहीं करना, ठीक है, ये हो गया। ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे, ये हम एकांत मिथ्या दृष्टि वाले पॉइंट्स है। अब इसके अलावा हमारे पास 3+5 3 विकलेंद्रिय और 5 समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंच, इनमें अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व पाया जा सकता है। तो वो कौन सा सम्यक्त्व पाया जा सकता है? तो वन एंड ओनली सासाधन सम्यक्त्व। क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई जीव अभी है वर्तमान में, और वो वर्तमान में कोई भी जीव मान लेते हैं, और वो अगले भाव में 3 विकलेंद्रीय या फिर 5 समूर्छिम तिर्यंच पंचेंद्रीय में उत्पन्न मतलब होने वाला है या हुआ है, तो उसके अपर्याप्त अवस्था का काल ये है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का उसका ये वाला 3 विकलेंद्रीय वाला भाव है, उसमें यहाँ से लेकर यहाँ, चलो अपर्याप्त थोड़ा बड़ा रहता, छोटा रहता है पर्याप्त की अपेक्षा, तो इतना मान लो, ये उसका अपर्याप्त का भाव, मतलब उसके भाव का अपर्याप्त का ड्यूरेशन है। यहाँ से वो सासदन सम्यक्त्वी है, और वो सासदन सम्यक्त्वी यहाँ पर जब वो उत्पन्न हो, मतलब यहाँ उत्पन्न हुआ, यहाँ से उसका सासदन चल रहा था, सासदन सम्यक्त्व लेकर सासदन का काल इतना है, ये 6 आवली का हुए, और यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था में उसको क्या हुआ, सासदन सम्यक्त्व की अवस्था रही, और फिर वो नियमा मिथ्या दृष्टि बन गया इस ड्यूरेशन में। और मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही वो पर्याप्त होता है, मतलब वो पर्याप्तियां पूर्ण करे उसके पहले वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। कौन सी पर्याप्ति? तो शरीर पर्याप्ति से जैसे ही पूर्ण होता है उसके पहले ही वो, मतलब हमारा ये अपर्याप्त का, इसको खुला करके देखते हैं। तो आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, और विकलेंद्रिय में भाषा पर्याप्ति भी लेते हैं, मन पर्याप्ति नहीं होती। आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, क्या आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति। तो मान लो ये उसकी 5 पर्याप्तियां हैं, है ना, मन पर्याप्ति नहीं होती इनमें। अब ये 5 पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा तब वो जीव पर्याप्त कहला जाएगा इस पूरे इसके बाद के ड्यूरेशन में। अब क्या हुआ, ये जो सासदन सम्यक्त्व का काल था, वो सासदन सम्यक्त्व का काल यहीं पे ही पूर्ण हो जाता है। मतलब आहार पर्याप्ति के बाद वो शरीर पर्याप्ति, वैसे आहार पर्याप्ति से पूर्ण वो इसी समय पर हो जाता है, पर ऐसे समझो शॉर्ट में कि ये आहार पर्याप्ति है, ये शरीर पर्याप्ति है। शरीर पर्याप्ति से वो पूर्ण हुआ, उसके पहले ही उसका जो सासदन का काल है वो खत्म हो गया। तो ये सासदन का काल जब खत्म हो गया है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व ही, उसके बाद भी वो रिमेनिंग अपर्याप्त अवस्था उसकी बची जो मिथ्या दृष्टि होती है, और इतना सा काल उसका सासदन का होता है, और फिर वो पूरी लाइफ लॉन्ग मिथ्या दृष्टि रहता है। इसी अपेक्षा से अपर्याप्त के भेद में हमने सासदन सम्यक्त्व लिया था। किसके अपर्याप्त? 3 विकलेंद्रीय और 5 समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच के, ठीक है। गर्भज जो होते हैं उनमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाओं में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच है उनमें सासदन सम्यक्त्व पाया जा सके। ये गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों के भेद में हमको लेना, यहाँ पे समझ आना। आप तो यहाँ पर 3+5 8 +5 टोटल कितने हुए? 13। तो 13 अपर्याप्त का भेद लेंगे और 5 पर्याप्त का भेद लेंगे, ठीक है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अपर्याप्त में 3+5 13 भेद लेंगे, और पर्याप्त में 5, ये तो 7 नरक का है, 5 समुच्चय 5 गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये हो गया तिर्यंच का। अब इसके बाद बात आती है मनुष्य की। तो मनुष्य गति में एक बार मैं ये रब कर दूं क्या? वैसे इसमें स्क्रीनशॉट जैसा कुछ विशेष है नहीं। मनुष्य में जब हम बात करते हैं तो मनुष्य में जो कॉमन, सबसे पहले तो हम सबसे कॉमन को देख लेते हैं, 15 कर्मभूमिज मनुष्य। अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों के भेद में इसमें क्या हो सकता है, जीव औपशमिक सम्यक्त्व से काल करके, मतलब नहीं काल नहीं करता, औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा करके द्वितीयोपशम हो या प्रथमोपशम, और फिर वो सासदन में जाता है, उसकी अपर्याप्त अवस्था हो चाहे पर्याप्त अवस्था हो, दोनों हम मान सकते हैं। फिर इसीलिए मनुष्य में, अब उसके बाद मनुष्य में इसके अलावा कौन कौन से भेद होते हैं? तो मनुष्य में होता है एक तो 30 कर्मभूमिज मनुष्य का,
और 56 अंतर्द्विपज का 101, यहाँ पर 30 और 56 आते हैं बस, क्योंकि 101 के अपर्याप्त ही होता है, पर्याप्त का भेद नहीं होता। ये एकांत मिथ्या दृष्टि है, ये एकांत मिथ्या दृष्टि है, इनमें दृष्टि परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। और जो सासाधन का काल है वो इतना छोटा सा काल है कि उस काल के बाद नियमा मिथ्या दृष्टि बनना ही पड़ता है। और ये अगर मिथ्या दृष्टि रूप में उत्पन्न हुआ है तो उसके बाद फिर वो वापस मतलब अगर वो सम्यक्त्व के रूप में उत्पन्न हुआ तो वो लाइफ लॉन्ग सम्यक दृष्टि ही रहेगा, फिर वो मिथ्या दृष्टि नहीं बन सकता। और अगर मिथ्यात्व के रूप में उत्पन्न हुआ है तो बीच में कहीं भी उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए हम इनके भेद नहीं ले सकते। तो बच्चा हमारे पास ओनली 15, तो सासाधन में हमको 15 लेना है। ये तो मनुष्य का हो गया। अब देव की बात करें तो देवता में एकांत मिथ्या दृष्टि और एकांत सम्यक दृष्टि में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, तो सासाधन को हम नहीं लेंगे। तो एकांत मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं 15+3, और एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं 5 अनुत्तर विमान, 15 परमाधार्मिक और 3 किल्वेशिक और 5 अनुत्तर विमानवासी। तो 18+5 हमारे टोटल 99। उस दिन हमने देखा था देवता का 99 भेद है, 99 में से बाकी सब कवर हो गया था ना। अच्छा हाँ, 99 में से हमने 18+5 मतलब 23 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 76 भेद बचेंगे। तो 76 अपर्याप्त और 76 पर्याप्त दोनों में सासाधन समय तो पाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि क्यों पाया जा सकता है, इसका रीजन ये है कि जो 76 भेद है वो बीच में उनके मतलब जैसे अगर वो द्वितीयोपशम में हमने क्या देखा कि 35 वैमानिक है, तो 35 वैमानिक वाले क्या होंगे द्वितीयोपशम में, अगर वो मतलब द्वितीयोपशम अवस्था में काल करा अगर कोई जीव ने, तो 35 वैमानिक के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों में हम मानते हैं द्वितीयोपशम। तो वो द्वितीयोपशम वाला उसके बाद फिर वो सासाधन में चले जाए और मिथ्या दृष्टि बन जाए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए सासाधन हमको अपर्याप्त पर्याप्त दोनों के भेद में मिल सकता है। अब रिमेनिंग क्या बचे, तो बचे 46 जाति के, 46 नहीं बचे ना, कितने 41 था शायद, 41 कौन से हैं, 15 नहीं 10 भवन पथिक, 26 वाण व्यंतर, 10 ज्योति, 46 बचे ना ये तो। अच्छा हाँ, 46 ही होंगे, 46 ही होंगे। 33 में 5 10 भवन पथिक, 26 वाणव्यंतर और 10 ज्योतिषिक, ये 46 जाति के जो देव हैं उनमें भी क्या बताया है, उनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो सकता है, तो हो सकता है ना पक्का प्रथमोपशम सम्यक्त्व, हाँ हो सकता है ये 76 जाति के देवों में। तो इनमें जब 76 जाति के देवों में प्रथमोपशम हो सकता है तो वहां से जो मतलब वहां एक बार प्लीज म्यूट कीजिए ना, उस प्रथमोपशम जो पर्याप्त की अवस्था की अभी हम बात कर रहे हैं, पर्याप्त नहीं पर्याप्त में देख रहे हैं, प्रथमोपशम से वो वापस आसादन में चला जाए फिर मिथ्या दृष्टि बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इनमें दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। और उसके अलावा फिर फिर क्या बचे, अपर्याप्त की बात अगर करें तो अपर्याप्त में किस अपेक्षा से ले सकते हैं, अपर्याप्त में प्रथमोपशम तो में काल नहीं में पाया ही नहीं जाता है ना, अपर्याप्त में संगी पंचेंद्रिय में पाया जाता है। अपर्याप्त में द्वितीयोपशम नहीं पाया जा सकता, प्रथमोपशम भी नहीं पाया जा सकता, लेकिन प्रथमोपशम नहीं अगर पाया कोई पूर्व भाव से सासाधन वाला है तो वो देवगति में जा सकता है। सासाधन वाला जैसे यहाँ पे अगर पूर्व का भव था और ये सासाधन की अवस्था थी, यहाँ पे काल कर गया, सासाधन की अवस्था अभी चल रही है, तो उस अपेक्षा से वो वहां जाके फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सासाधन समय तो इस भव में ले जा सकता है, क्योंकि 46 में दृष्टि चेंज हो सकती है ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि सासाधन वाला है तो वो 46 के भेद में नहीं जा सकता। मतलब पूर्व भाव का सासाधन लेके अगले भाव में जा रहा है, इस अपेक्षा से हमने अपर्याप्त में लिया 46 में। और 46 प्लस मानिक की बात करेंगे क्योंकि द्वितीयोपशम वाला जो होगा 35 वैमानिक वाला, उसमें 5 अनुत्तर विमान वाला जो द्वितीयोपशम है वो द्वितीयोपशम के बाद अगर सासाधन में मतलब द्वितीयोपशम के बाद सासाधन में जाके मिथ्या दृष्टि वाला केस उसमें नहीं हो सकता, द्वितीयोपशम के बाद वो षयोपशमिक ही बनता है। ये क्योंकि द्वितीयोपशन वाला सासाधन में जा रहा है क्या, अपर्याप्त अवस्था में देव में?
ये वाले में तो जा सक ये वाले में द्वितीयोपम वाला, देखो देखो देखो, मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। तीनों तीनों चारों का केस खुला खुला करके देखते हैं। एक तो क्या है, 35 वैमानिक है, उसके बाद 35 वैमानिक को भी 30+5 ले लो, 30 है, 5 है, उसके बाद ये 46 हमने देखा है ना। अब ये 46 के जो भेद हैं, इनमें क्या हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकते हैं और शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव भी हो सकते हैं। शायिक वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो वैमानिक होना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और शायिक भी हो सकते हैं, शायोपशमिक भी हो सकते हैं। मैं कहीं गलत हूं ना तो मुझे प्लीज बता देना। ये शायोपशमिक है ना। इतना तो हमने देखा, और प्रथमोपशम भी हो सकता है। यहाँ पर प्रथमोपशम भी हो सकता है, यहाँ पर भी प्रथमोपशम हो सकता है। दीदी 30 में तो द्वितीयोपम भी आएगा क्या? हाँ, एक बार बता रही हूँ। ठीक है, ये मिथ्या दृष्टि, शायोपशमिक, प्रथमोपशम और शायिक की बात हो गई। अब जो द्वितीयोपशम वाले हैं, देखो हमारे पास जो सासादन है ना, वो सासादन सम्यक तो कहाँ से आता है, या तो वो द्वितीयोपशम से आएगा या फिर वो प्रथमोपशम से आएगा। अब द्वितीयोपशम वाला जो है, वो द्वितीयोपशम वाला तो 35 वैमानिक में ही जाता है। इनमें क्या आता है, इनमें द्वितीयोपशम हो सकता है। चलो द्वितीयोपशम लास्ट में लेंगे, एक बार शायिक डाल दो। शायिक हो सकता है, शायोपशमिक हो सकता है और द्वितीयोपशम हो सकता है। ठीक है। अब ये जो 5 अनुत्तर विमानवासी देव है, जिनमें शायिक, शायोपशमिक या फिर द्वितीयोपशम हो सकता है, अब इसमें द्वितीयोपशम है, इनमें द्वितीयोपशम नहीं है, क्योंकि द्वितीयोपशम वाला वैमानिक में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब पहला केस अपन ये देख लेते हैं कि सासादन में आ रहा है द्वितीयोपशम से। ठीक है, तो द्वितीयोपशम की अवस्था है, द्वितीयोपशम की अवस्था ये उसका काल कर, यहाँ पर वो काल कर गया, द्वितीयोपशम चल रही थी, द्वितीयोपशम से वो सासादन में आया, और मतलब यहाँ द्वितीयोपशम से वो 35 वैमानिक में उत्पन्न हो सकता है ना, ये 35 वैमानिक का भाव ले सकते हैं हम। तो द्वितीयोपशम में काल करा, काल करके 35 वैमानिक में गया, 35 वैमानिक में से अगर वो द्वितीयोपशम के बाद सासादन में जा रहा है तो वो पक्का 30 ही होंगे, 5 अनुत्तर विमान वाले नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर मिथ्या दृष्टि पॉसिबल नहीं है और सासादन की गति नियमा मिथ्या दृष्टि होती है। तो अगर कोई द्वितीयोपशम से सासादन और फिर मिथ्या दृष्टि बन रहा है तो उसमें 5 अनुत्तर विमान वाला तो होगा ही नहीं, वो 30 वैमानिक में कोई हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली कि 30 वैमानिक को हम ले सकते हैं सासादन में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अब और इसको नहीं ले सकते ये भी हमने देख लिया। अब पॉसिबिलिटी इसकी क्या आती है, अच्छा 30 का हम अपर्याप्त के भेद में सासादन बोला, प्लस ये जो सासादन है, मान लो यहाँ पर ही उसने पर्याप्तियां पूरी कर ली और उसके बाद फिर वो मिथ्या, मतलब उसके बाद फिर वो सासादन का काल कंप्लीट हुआ, तो वहां पर मिथ्यात्व की अवस्था आ सकती है। तो ये 30 में इस अपेक्षा से भी हो सकता है। और दूसरी अपेक्षा ये है पर्याप्त का भेद लेने की, कि जो सासादन का काल है वो सासादन का अच्छा सासादन का काल यहाँ से स्टार्ट हुआ है और सासादन वाला काल करके इसमें जा सकता है, 30 वैमानिक में जा सकता है। तो 30 वैमानिक में जाकर वहां पर सासादन उसके अपर्याप्त में रहा और फिर उसके बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो इस अपेक्षा से अपर्याप्त में हम 30 का भेद ले सकते हैं। अब 46 के 46 का अपर्याप्त और पर्याप्त क्यों लिया है वो देख लेते हैं। अब 46 वाला जो है द्वितीयोपशम से तो 46 में जाता नहीं है, तो ये द्वितीयोपशम वाला तो होगा नहीं। तो क्या होगा ये ऐसा ऐसा मान लेते हैं कि जो सासादन वाला, जो हमने यहाँ पर केस देखा कि ये सासादन वाला था और ये सासादन सम्यक्त्व की अवस्था पूर्ण हुई, उसके पहले ही क्या हो गया, वो ये 46 वाला भेद है यहाँ से लेकर इसका आगे का। अब ये सासादन है, अपर्याप्त अवस्था है इसकी यहाँ तक, तो अपर्याप्त अवस्था के पूर्व में ही वो सासादन मतलब अपर्याप्त अवस्था में था और उसके बाद फिर वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो अब 46 के अपर्याप्त में सासादन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो काल करके सासादन वाला 46 में जा सकता है। अब दूसरी अपेक्षा पर्याप्त क्यों लिया, ये 46 के है, ये 46 वाला है, 46 वाला ये अपर्याप्त से पर्याप्त हुआ, पर्याप्त में वो प्रथमोपशम प्राप्त किया, प्रथमोपशम के बाद वो सासादन में गया, सासादन के बाद वो मिथ्या दृष्टि बन गया। इस अपेक्षा से पर्याप्त के भेद में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
बस याद रखने के लिए, अब खुला करके तो एक बार समझ लिया, याद रखने के लिए इतना समझ लेना कि ये जो है इसमें दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सासदन नहीं पाया जा सकता। बाकी 30 और 46 में जाने में कोई बाधा नहीं है। ये 30 बताओ ना, वैमानिक आज और की तरह 46 मैडम आज भी युगलिक होते हैं क्या मैडम अभी? युगलिक अभी अभी है, पर इस क्षेत्र में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक। जो अकर्म भूमि है उनमें तो है, कर्म भूमि में नहीं है, कर्म भूमि क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा सासदन का। अब एक दृष्टि दो दृष्टि वाले और खुला करके देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दृष्टि वाले जो है वो, एक दृष्टि मतलब या तो ओनली सम्यक दृष्टि हो या फिर ओनली मिथ्या दृष्टि हो। तो ओनली सम्यक दृष्टि वाले 5 होते हैं, ओनली मिथ्या दृष्टि वाले 280 होते हैं। इस अपेक्षा से एक दृष्टि वाले 200 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 10 5 होगा ना, + 5 सम्यक भी होते हैं। 10 होगा। हाँ, 5 + 5 होते हैं। तो इस अपेक्षा से 290 का भेद होगा। अब तीन दृष्टि वाले कौन कौन से? तो तीन दृष्टि उन्हीं में पाई जा सकती है जिनमें सम्यक मिथ्यात्व हो सकता है, क्योंकि जो सम्यक मिथ्यात्व है वो ही तीसरी दृष्टि। हमारे पास तीन दृष्टि कौन सी है? पहली तो सम्यक दृष्टि, दूसरी मिथ्यात्व दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, और तीसरी है सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि में खुला करके हम बात करते हैं कि प्रथमोपशम है या द्वितीयोपशम है या शायिक है या शायोपशमिक है या फिर सासादन है, ये सब उसकी बात है, लेकिन इन सभी में कहलाता तो वो सम्यक दृष्टि ही है। तो जो सम्यक दृष्टि हो या फिर मिथ्या दृष्टि हो, और तीसरी जो दृष्टि होती है, मतलब सम्यक दृष्टि अकेला पाया जा सकता है, एकांत सम्यक दृष्टि हमने देखे, एकांत मिथ्या दृष्टि भी हमने देखे, और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों हो ऐसा भी हमने देखा। लेकिन अगर सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो कंपलसरी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या दृष्टि तीन ही होंगे। मतलब उस भाव में अगर सम्यक मिथ्या दृष्टि कोई जीव बन रहा है तो वो सम्यक दृष्टि भी बना होगा उसी भाव में, मिथ्या दृष्टि भी बना होगा उसी भाव में। मतलब ऐसे एक ही जीव की अपेक्षा नहीं बोलेंगे, पर उस जीव के भेद में हमको तीनों पाए जा सकते हैं ऐसा बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जीव की अपेक्षा नहीं, यहाँ पे समुच्चय की अपेक्षा बात करते हैं। तो जो भी सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले 103 भेद हमने लिए थे प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले 103 कैसे थे, रिकॉल कर लेते हैं। 7, यहाँ पे सब पर्याप्त होंगे। 7 + तिर्यंश में कितने थे जिनमें प्रथमोपशम पाया जा सके? एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दो, ओनली 5 बचे थे। और उसके बाद फिर पर्याप्त में मनुष्य देखें तो ओनली 15। हाँ, और अगर मनुष्य इसमें देवता में देखें तो देवता में प्रथमोपशम वाले 81 76 है। देखो 81 पांच नहीं लेंगे और 15 + 13 भी नहीं लेंगे, तो 76 ही होगा संभावना। ऐड करने पे आ रहा है क्या? 103 आ गए। 3 आ आ गया है ना, 103 आ गया। तो ये 103 में तीन दृष्टि पाई जा दीदी, ठीक है। तो हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि पाई जा रही है क्या? ये उसी भाव में प्रथमोपशम की क्रिया कर रहे हैं तभी उनमें ये दृष्टि पाई जा रही है ना? देखो प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व को लिंक मत करना, पर उन दोनों के भेद सेम है। क्योंकि जो प्रथमोपशम होता है, उपशम क्या है एक्चुअल में? सम्यक्त्व है ना। तो ये सम्यक्त्व है और वह मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में स्विच हुआ है। तो जहां भी दृष्टि परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि, तो उनको हम नहीं ले सकते। तो एकांत सम्यक दृष्टि 5 भेद होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि के 18 भेद होते हैं, 15 + 3। तो इसीलिए हमने इनको नहीं लिया। तो प्रथमोपशम में ये बात है। और सम्यक मिथ्यात्व भी दृष्टि, क्योंकि इसको हम सम्यक दृष्टि बोलते हैं, इसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, और इसको सम्यक मिथ्या दृष्टि। तो अगर जीव इधर से इधर आ रहा है या फिर इधर से इधर आ रहा है तो वो मतलब उसका दृष्टि परिवर्तन कहला जाएगा। एक ही दृष्टि वाला ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो मिथ्यात्व सम्यक की एक बार नहीं भी बात करो, प्रथमोपशम की ही बात करो कि मिथ्यात्व से प्रथमोपशम में आते हैं, मतलब मिथ्यात्व से सम्यक दृष्टि बन रहा है। और इसका केस क्या है? मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व बन रहा है या फिर सम्यक्त्व से सम्यक मिथ्यात्व बन रहा है, कुछ दोनों में से कुछ से भी बने, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व में दृष्टि परिवर्तन हो गया। जो भी जीव सम्यक मिथ्यात्वी बना उसमें दृष्टि परिवर्तन हो गया। इस अपेक्षा से जो बात इसकी होती है वैसी की वैसी बात हम इसमें भी करते हैं।
ठीक है, दोनों को एक दूसरे से लिंक नहीं करना कि प्रथमोपशम वाला है तो इसमें यही होगा, क्योंकि प्रथमोपशम वाला ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कोई जीव मिथ्या दृष्टि था, अनादि मिथ्या दृष्टि, और वो प्रथमोपशम प्राप्त करके और वो क्षयोपशमिक सम्यक द्वीप बन गया और फिर लाइफ लॉन्ग वो क्षयोपशमिक ही रहा। ऐसा भी हो सकता है वो कि लाइफ लॉन्ग वो सम्यक मिथ्यात्व में गए ही नहीं, दीदी क्षयोपशमिक बन गया या मिथ्या दृष्टि, कुछ भी दीदी एग्जाम्पल है। हाँ ओ दीदी, ये 3 दृष्टि वाले एक बार बताना तो 7 नारकी, 5 गर्भस्थ, 15 कर्म भूमि हाँ, और और देवता देवताओं में में 76 एकांत सम्यक 7। दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दिया। ठीक दीदी, धन्यवाद। ठीक है, एकांत सम्यक दृष्टि एकांत मिथ्या दृष्टि हटाया तो 76 का भेद है। और एकांत एकांत 81 कैसे आता है? 8 माइनस करता है। अच्छा, वो 81 का भेद तो डिफरेंट होता है फिर। नहीं, 81 में कितना माइनस करते हैं? 18 माइनस करते हैं ना। 99 माइनस 18 करेंगे। अगर एकांत सम्यक दृष्टि एकांत मिथ्या दृष्टि माइनस करना है तो 81 का भेद आता है 99 में से। अब दो दृष्टि वाले देख लेते हैं फटाफट। दो दृष्टि मतलब एकदम सिंपल फॉर्मूला तो ये रखना कि जिनमें एक दृष्टि है और जिनमें 3 दृष्टि है उनके अलावा सभी दो दृष्टि वाले होते हैं। तो टोटल कितने भेद है हमारे पास? 563। उनमें से हमको माइनस क्या करना है? तो उनमें से हमको एक दृष्टि वाले 290 माइनस करने हैं और 3 दृष्टि वाले 103 माइनस करने हैं। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 393 बचता है। 560 में से जब हम 393 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 0, 7 और 1, 170। ठीक है, ये हमारे 170 जो है वो दो दृष्टि वाले हैं। ये दो दृष्टि वाले 170 है। अब 170 कौन से हैं? ये 4 गति की अपेक्षा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एकांत, अच्छा यहाँ से नहीं लो, यहीं से ही ले लेते हैं एक बार। नरक गति के क्या होंगे? अपर्याप्त और पर्याप्त। अब हमको इसमें जितने भी एकांत मिथ्या दृष्टि थे उनको हमने हटा दिया है। ठीक है, अब एकांत मिथ्या दृष्टि को हटाने के अलावा नरक में कितने भेद मिले हमको? नरक गति में 6 भेद मिले। लेकिन पर्याप्त अवस्था में हमने क्या बोला कि पर्याप्त अवस्था में जितने भी हमने सम्यक मिथ्यात्व के जो भेद पढ़े थे उसको एक बार लिख के रख लेते हैं। 7 पर्याप्त थे। सम्यक मिथ्यात्व में ऑल पर्याप्त लेते हैं हम, ओनली एंड ओनली पर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त जीव में ही सम्यक मिथ्यात्व पाया जा सकता है। तो 7 नरक के लिए थे। फिर 5 गर्भज पंचेंद्री लिए थे तिर्यंच में। मनुष्य लिए थे कर्मभूमिज मनुष्य गति में। और 76 देवता लिए थे हमने देव गति में। तो इन सभी के पर्याप्त के भेद तो हमको यहाँ पे माइनस कर देने। नरक के 7 माइनस करना है और तिर्यंच है तो तिर्यंच में 5 वाले माइनस करना है। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास तिर्यंच में? रिमेनिंग हमारे पास बचा, देखो एक बार के लिए सुनना। हाँ, तिर्यंच में जब हमने यहाँ के 5 माइनस करे तो हमारे पास 11 एकेंद्री बचे, 3 विकलेंद्री बचे, 5 समुच्चयी पंचेंद्री तिर्यंच बचे और 5 गर्भज ये वाले थे तो हमने माइनस कर दिया था। लेकिन हमको पता है कि ये तीनों पर्याप्त भेद में एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसीलिए हम इनको भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 0 आया। फिर मनुष्य गति की बात करें तो मनुष्य गति में 15 कर्म भूमि मनुष्य हमने हटा दिए तो हमारे पास क्या बचे? 30 अकर्म भूमि मनुष्य और 56 अंतर्द्वीपज। 56 अंतर्द्वीपज एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं एक दृष्टि वाले। तो हमारे पास ओनली 30 अकर्म भूमि हमारे पास बचे। फिर नेक्स्ट देव गति की बात करें तो देव गति में हमने 76 देवता को ले लिया। 76 देवता में हमने छोड़ा क्या? अब इसके अलावा 76 के अलावा क्या बचे? तो 5 अनुत्तर विमान वाले बचे और 15 कर्म भूमिज, 3 किल्विषी। तो ये 3 ये एकांत सम्यक दृष्टि है, ये एकांत मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 0 आया। फिर अब अपर्याप्त में बात कर लेते हैं। अपर्याप्त एक भेद होता है 7वीं पृथ्वी एकांत मिथ्या दृष्टि। तो हमारे पास 2 दृष्टि के लिए अब हम ध्यान रखना यहाँ पर जो अपर्याप्त का भेद जो भी है उसमें हमको सम्यक मिथ्यात्व वाले को तो काउंट ही नहीं करना, क्योंकि वो अपर्याप्त होते ही नहीं है। तो एक अपर्याप्त में जो टोटल भेद है उसमें से हमको एकांत मिथ्या दृष्टि हटाना है और एकांत सम्यक दृष्टि हटाना है। ठीक है, तो टोटल 7 भेद में से एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दिया 7वीं पृथ्वी। अब टोटल कितने भेद होते हैं तिर्यंच के? 11 + 3 + 5 + 5, 24 अपर्याप्त होते हैं।
अब 24 अपर्याप्त में से ये तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और ये हमने हाँ ये तो हम लेंगे क्योंकि ये अपर्याप्त अवस्था में ये नहीं होगा। तो 3 + 5 + 5 ये वाला हमारा तिर्यंश का भेद हो गया, टोटल 13। फिर मनुष्य, अब मनुष्य में कुल भेद कितने होते हैं? 15 होते हैं, 30 होते हैं, 56 होते हैं और 101 होते हैं। तो 101 वाले एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, 56 भी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो हमारे पास 15 + 30 मतलब 45 का भेद आ गया। देवलोक, देवलोक में ये तो देखना ही नहीं है। देवलोक के कुल भेद कितने होते हैं? 99 मतलब 46 + 30 + 5। 46 + 30 + 5 एकांत सम्यक दृष्टि है, हटा दो। 46 + 30 बचे 76। तो ये हमारे दो दृष्टि वाले हो गए। ठीक है, दो दृष्टि वाले। नरक में एकांत मिथ्या दृष्टि हटाया, अपर्याप्त में ओनली एकांत वाले हटाने। ओनली एकांत मतलब एकांत मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर एकांत सम्यक दृष्टि हटाया। अच्छा, एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि भी तो हटाया हमने। 15 + 3 वाला भेद भी तो होता है, वो भी तो हमने हटाया है। तो एकांत सम्यक दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि दोनों हटा दिए। यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दिया, यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दिया, यहाँ पर एकांत मिथ्या दृष्टि हटा दिया। तो ऐसे करके हमारा ये दो दृष्टि वाले भेद हो गए। ठीक है मैडम, ये अब दृष्टि से क्या मतलब होता है? दृष्टि से मतलब क्या? दृष्टि से क्या मतलब है? 3 दृष्टि, 2 दृष्टि, क्या चीज होती है ये? दृष्टि क्या चीज है? दृष्टि यानी कि दर्शन जो रहता है जिस जीव में, जो भी दर्शन होता है वो दृष्टि जीव कहलाता है। दर्शन मतलब क्या? श्रद्धा। सम्यक्त्व जो हमने पढ़ा था सबसे फर्स्ट बुक में कि दर्शन मतलब जो सम्यक्त्व होता है। तो वो सम्यक्त्व मतलब जो जिनेश्वर भगवान ने फरमाया है, जो जीव अजीव आदि 9 सद्भाव पदार्थ है, सुदेव अच्छा, सुगुरु सुधर्म के। वो हाँ, अच्छा वही वही वाली बात है। उसमें श्रद्धा होना, श्रद्धा नहीं होना, या फिर रुचि अरुचि कुछ भी नहीं होना, तो वो अच्छा, वाली 3, बात हाँ होती है समझ गया। दृष्टि। अच्छा, समझ में आ गया। ठीक है, अध्याय से प्राप्त शिक्षा 563 भेदों में जगत जीव विस्तार, समकित सुलभ कहाँ रहे श्रावक जान विचार। समकित सुलभ नहीं है, कितने सारे भेद। इससे हमें खुद ही अनुप्रेक्षा कर लेनी चाहिए कि टोटल 563 भेद हैं, उनमें से 553 जो भी बोलते हैं उसको, इतने भेदों में मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। मतलब हम अगर संसार में भटकते आए हैं तो कितनी स्पर्श करे हैं, कितने कम बार हमारे पास सम्यक्त्व की अवस्था हमको मिली है। अगर मैक्सिमम, एक पोल में मैंने क्वेश्चन डाला था कि मैक्सिमम सम्यक्त्व कितना, तो 265 75 था शायद। 275 जो है वो शायोग शमिक का होता है। तो 275 जगहों पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है। 275 के साथ साथ 5 अनुत्तर विमानवासी वो एकाभावतारी होते हैं। सर्वात सिद्ध वाले एक एक का भवतारी होते हैं ना, 5 अनुत्तर वाले नहीं। शेष हाँ, 4 ओनली हाँ ओनली सर्वाचित वाले। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कितनी बार सम्यक, अभी आप जो बोल रहे हो तो क्षयोग सम्यक सम्यक से बताना है उसको 275। वो मैक्सिमम की काउंटिंग है कि जीव के जो टोटल भेद हैं उनमें मैक्सिमम कितने भेदों में वो वाला सम्यक तो अच्छा, पाया जाता है। ओके। मैडम, ये शादी अनादि भी समझ में नहीं आया हमारे। शादी अनादि है ना, आपने शादी वर्ड 3 4 बोले थे ये। देख लेते हैं, अभी वो फटाफट उस पे आएंगे ना तो होता जाएगा। ठीक है, अब जी ये जी जो मैडम। है इसमें आपको यही देखना है, कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स पढ़ लेना, ये लगभग वही रिपीटेड हैं। और उसके अलावा जो हमने अभी देखा था, नरक गति पाया जाता है, द्वितीयोपशम नहीं पाया जाता। तिर्यंज गति में ओनली प्रथमोपशम पाया जाता है, द्वितीयोपशम नहीं पाया जाता। मनुष्य गति में प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम दोनों पाया जाता है, लेकिन ओनली पर्याप्त अवस्था में। और देव गति में प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों पाया जाता है। प्रथमोपशम ओनली पर्याप्त में होता है, चाहे किसी भी की गति की बात करें, और द्वितीयोपशम अपर्याप्त पर्याप्त दोनों देवों में पाया जा सकता है, ओनली वैमानिक देव में। फिर हम बात करते हैं शायोग शमिक की। तो शायोग शमिक एकांत मिथ्या दृष्टि हटा के बाकी सब में शायोग शमिक पाया जा सकता है अपर्याप्त में, और पर्याप्त में सभी सातों भेद में रहता है। फिर सासादन की बात करेंगे तो सासादन अपर्याप्त अवस्था में नरक गति में नहीं होता, बाकी सब में हमको सासादन मिल सकता है। तिर्यंश में ओनली 3 विकलेंद्रिय, 5 समुच्चय, 5 इंद्रिय, 5 गर्भस्थ तिर्यंश में हो सकता है। और मनुष्य में
ओनली 15 कर्ण भूमिज मनुष्य में हो सकता है, युग्लिक में दृष्टि परिवर्तन होता है, उसमें नहीं होता। और यहाँ पर बात करें तो 76 में जहाँ पे दृष्टि परिवर्तन मतलब एकांत मिथ्या दृष्टि और एकांत सम्यक दृष्टि को हटाकर बाकी 76 हमने लिए सासाधन के अपर्याप्त में। पर्याप्त में भी वही भेद लेंगे। यहाँ पर पर्याप्त में जो 15 कर्ण भूमिज मनुष्य लिए थे वैसे के वैसे यहाँ पर 15 कर्ण भूमिज मनुष्य लेंगे सासाधन में। और यहाँ पर जो 13 विक्लेंद्री थी सासाधन ओनली 13 विक्लेंद्री नहीं, 3 विक्लेंद्री और 5 समुच्चय पंचेंद्री तिर्यंश ओनली पर्याप्त में होता है सासाधन, पर्याप्त में नहीं होता, इसीलिए उनको पर्याप्त में नहीं लिया। 5 गर्भज पंचेंद्री में होता है। फिर बात करते हैं शायोप शमिक की। हो गई यहाँ पे शायोप शमिक की हमने कॉमन वाली जो बात ले ली। और उसमें यहाँ पर हाँ यहाँ पर शायोप शमिक बचा हुआ है। शायोप शमिक 45 में होगा क्योंकि बचे हुए एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। यहाँ पर शायोप शमिक किस में होगा तो एकांत सम्यक दृष्टि मतलब एकांत सम्यक दृष्टि में भी शायोप शमिक हो सकता है। और 76 लिए तो 76 + 5 81 भेदों में होता है। एकांत मिथ्या दृष्टि को छोड़कर सभी में शायोप शमिक पाया जा सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों के लिए। फिर बात करते हैं किसकी बात करें शायिक सम्यक की बात कर ले तो नरक गति में ओनली 3 तक होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में होते हैं। तिर्यंश गति में शायिक ओनली स्थलचर युग्लिक में होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त। मनुष्य गति में शायिक की जब बात करते हैं तो शायिक 15 कर्ण भूमिज मनुष्य वाला प्रस्थापक होता है ये पर्याप्त की अपेक्षा। और 30 अकर्ण भूमि मनुष्य में वो जा सकता है, वहां अपर्याप्त में भी उसके शायिक रहेगा, पर्याप्त में भी शायिक रहेगा। और फिर वहां से जब वो चरम भाव में आएगा तो चरम भाव में मतलब ये निष्ठापक की अपेक्षा हो सकता है 30 कर्ण भूमिज मनुष्य का। और फिर जब वो वहां से चरम भाव में आएगा तो वो शायिक सम्यक्त्व लेते हुए आता है तो अपर्याप्त अवस्था में शायिक सम्यक्त्व होगा, मतलब 15 कर्ण भूमिज के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों लेना है। यहाँ पर शायिक ओनली 35 में मानिक के अपर्याप्त और पर्याप्त में लेना है। फिर सम्यक मिथ्यात्व की बात करें तो जैसे प्रथमोपशम देखा, प्रथमोपशम अपर्याप्त में नहीं लेंगे और ओनली पर्याप्त में लेंगे। यहाँ पर प्रथमोपशम अपर्याप्त में नहीं ओनली पर्याप्त गर्भज पंचेंद्री में होता है, उसके अलावा एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं सारे पर्याप्त। और यहाँ पर बात करें तो सम्यक मिथ्यात्व ओनली 15 में होगा क्योंकि 30 वाले में दृष्टि परिवर्तन नहीं होता और जो 56 अंतर्द्वीप है वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर यहाँ पर किसकी सम्यक मिथ्यात्व की बात करें, यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व की बात करें तो 76 क्योंकि एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि दोनों हटा देंगे। नेक्स्ट मिथ्यात्व की बात करें तो मिथ्यात्व में सभी जगह मिलेगा एक्सेप्ट देवता में एकांत सम्यक दृष्टि में। तो यहाँ 7 + 7 24 + 24 202 अपर और यहाँ पर 99 में से 5 5 दोनों में माइनस करेंगे तो 94 94 ये हो गया 17। अब ये आपकी वही कलेक्टिव टेबल है पर सारे अपर्याप्त है, यहाँ पर सारे पर्याप्त के भेद है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, इसको आप और ज्यादा अच्छे से अनुप्रेक्षा करो तो इसी में से 2-3 क्वेश्चन निकले थे कि शायोप शमिक ये सभी सम्यक्त्व की अवस्थाएं हैं 553 को छोड़कर। इनमें सबसे हाईएस्ट 275 जो है वो शायोप शमिक सम्यक दृष्टि है। उनके बाद नंबर आता है सासाधन सम्यक्त्वी का, सासाधन के बाद नंबर आता है शायिक सम्यक्त्वी का, शायिक सम्यक्त्वी के बाद नहीं सॉरी हाँ शायिक सम्यक्त्वी का, शायिक सम्यक्त्वी के बाद औपशमिक कलेक्टिवली मतलब 45 भेद जो दोनों में थे वो माइनस कर दिए तो 103 नेक्स्ट 103 प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व वाले का होगा। और फिर उसके बाद 85 बस हो गए। द्वितीयोपशम वाले सबसे कम है फिर क्योंकि द्वितीयोपशम वाले सबसे कम है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही गति होती है, ये भी क्वेश्चन था। तिर्यंश गति और नरक गति में द्वितीयोपशम नहीं होता, ओनली मनुष्य गति देव गति में होता है। उसके बाद फिर शायिक में 3 + 3 1 + 1 45 + 45 35 + 35 ऐसे 84 अपर्याप्त और 84 पर्याप्त में शायिक सम्यक्त्व पाया जाता है। देन मिथ्यात्व में भी सभी जगह है इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 202 और 101 का भेद डिफरेंस आ जाता है, इसीलिए मिथ्यात्व की अवस्था में हमने अपर्याप्त और पर्याप्त के इक्वल भेद काउंट नहीं करे थे। बस ये हो गया। सुरनर नरक केंद्रीय के 11 भेद क्या है? केंद्रीय के 11 भेद है। पृथ्वी काय, सूक्ष्म बादर, अपकाय सूक्ष्म बादर, तेजस का एक सूक्ष्म बादर, वायु का एक सूक्ष्म बादर और वनस्पति का एक सूक्ष्म साधारण और प्रत्येक। ये अपर्याप्त है और ऐसे 11 पर्याप्त है। टोटल 22 भेद होते हैं।
सुर नर नरक तिर्यंच में क्या क्या समकित हो, समकित समकित शुद्धि तुम करो, सफल मनोरथ हो। दी एग्जाम में ये शिक्षा आएंगी क्या? मना तो नहीं करा है कि नहीं आएंगी, आ भी सकती हैं। वही तो बहुत हो जाता है। वही तो। आज तो डाले भी है ना प्रश्न में शिक्षा हाँ, से। उसमें डाला ना बंद वाला, कैसे है मतलब, डाला था क्वेश्चन, डाला था ना आपने, तभी ठीक तो। है, अब हम बंध स्वामित्व स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 15। बंध क्या होता है? तो बंध की अभी तक हमने डेफिनेशन सिंपल सी पढ़ी थी कि कार्बन वर्गना के जो पुद्गल होते हैं उसका आत्मा के साथ एक में एक होना बंध कहलाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा था। लेकिन वो कार्बन वर्गना के पुद्गलों को हम मतलब कौन कौन से जीव हैं जो ग्रहण करते हैं और कब ग्रहण करते हैं, उसको हम जो है वो डेफिनेशन अगर हम बताएं तो और डिटेल में बता सकते हैं कि सकषायी हो या अकषायी, दोनों ही जीव क्या करते हैं? बंध करते हैं। सकषायी अथवा अकषायी जीव के द्वारा ग्रहमाण कार्बन वर्गना के पुद्गल, ग्रहमाण मतलब जो ग्रहण किए जा रहे हैं, उस समय पर जिस समय उनको ग्रहण करते हैं आत्मा में, उस समय पर ही उनमें क्या कर देते हैं? स्थिति, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेश वो सब अलॉट कर देते हैं। तो ये सब अलॉट करना मतलब निर्धारण करना, तो उसका निर्धारण किस अपेक्षा मतलब किस वजह से होता है? जीव के अध्यवसाय कषाय उस पर डिपेंड करता है। तो जीव जब सकषायी हो या अकषायी हो, कोई भी जीव ग्रहमाण मतलब ग्रहण किए जा रहे कार्बन वर्गना के पुद्गलों को उसी समय, जिस समय ग्रहण कर रहा है उसी समय प्रकृति आदि के यथा योग्य निर्धारण सहित स्वयं के साथ बंध कहलाता है। स्वयं के साथ एक में एक मतलब आत्मा के साथ, आत्मा मतलब हम स्वयं ही है, तो आत्मा के साथ स्वयं के साथ एक में एक करना बंध कहलाता है। किसके निर्धारण? प्रकृति आदि के यथा योग्य। प्रकृति आदि मतलब प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, इनके यथा योग्य मतलब जैसे अध्यवसाय जीव के हैं उस अकॉर्डिंग जितनी स्थिति बंधेगी, जितने प्रदेश बंधेंगे वगैरह वगैरह, उसका निर्धारण हो जाता है और उस कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है उसको आत्मा के साथ एक में एक कर देता है। इसको कहते हैं हम बंध। अब बंध की हमारे पास अभी जो बात हुई है वो अच्छा, आपने पूछा अकषायी किसे कहते हैं? अकषायी मतलब जो जीव के कषाय का उदय नहीं होता वो जीव अकषायी कहलाता है। मतलब जिस जीव में कषाय का उदय नहीं, कषाय मतलब मोहने का सूक्ष्म ये क्रोध मान माया लोभ, उसके 16 भेद होते हैं, 16 में से कोई भी एक भेद का उदय नहीं है तो जीव मतलब कोई भी एक का उदय है तब तक जीव सकषायी कहलाता है, और जब किसी का भी उदय नहीं बचता तो वो जीव अकषायी कहलाता है। अब हम मूल कर्म की अपेक्षा देख लेते हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ये हमारे 8 कर्म है। इन 8 कर्मों में अलग अलग मतलब 8 कर्मों का जो बंध होता है वो अलग अलग गुण स्थान पे होता है, क्योंकि इनके बंध के अलग अलग रीजन होते हैं। जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये 3 घाती कर्म, और नाम और गोत्र, ये जो 5 कर्म है, इन 5 कर्मों का रीजन क्या है बंध का? वो है कषाय। मतलब देखो, योग तो सभी का ही रीजन होता है, क्योंकि हमने देखा है कि योग और कषाय के निमित्त से क्या होता है? योग के निमित्त से पीपी मतलब प्रकृति और प्रदेश बनता है, कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभव बनता है ना? तो जीव के जब भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र, अंतराय है, उसमें योग तो निमित्त बन ही रहा है। मतलब योग के निमित्त से हमें प्रदेश और प्रकृति बंध होता ही होता है, लेकिन मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण अगर इनके बंध का कोई है तो वो है कषाय। अगर कषाय होगा तो ही ये कर्मों का बंध होगा, और अगर कषाय नहीं होगा तो इसमें इन कर्मों का बंध नहीं होगा। और मुख्य कारण कषाय है तो कषाय के साथ साथ योग के होने से मतलब योग के निमित्त से हमारे प्रकृति और प्रदेश बंधेगा। पर अगर कषाय नहीं है तो योग फेल है। योग के रहते भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र, अंतराय नहीं बंध पाएगा। इसलिए कषाय मुख्य रीजन होने से हमने यहाँ पर योग की विवक्षा नहीं करी है। कषाय जब रहेगा जीव के तो ज्ञानावर्णी, दर्शना, कषाय मतलब कषाय का उदय,
कषाय का उदय जब होगा मतलब सकषायी अवस्था है, तभी जीव के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नाम गोत्र अंतराय रहेगा, मतलब उनका बंध होगा। ये सकषायी अवस्था, कषाय का उदय कब तक रहता है? कषाय का उदय हमने 10वें देखा गुण 1 स्थान से 10वें गुण स्थान तक, 1 से सूक्ष्म 10वें गुण स्थान तक कषाय का उदय होने से इन प्रकृतियों मतलब इन मूल कर्मों का भी 1 से 10 तक ही बंध संभव है। होता है। फिर बात करते हैं आयुष्य कर्म की, नहीं आयुष्य को लास्ट में लेंगे एक बार। अब हम बात कर लेते हैं वेदनी कर्म की। वेदनी वेदनी कर्म की अगर बात करें तो वेदनी कर्म में हम जो रीजन बताते हैं वो योग भी मुख्य रीजन है और कषाय भी मुख्य रीजन है। अगर कषाय नहीं भी हुआ, कषाय है और योग है, तो योग और कषाय दोनों के निमित्त से हमें प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाव सब बंधेगा। लेकिन कषाय नहीं है तो भी स्थिति और अनुभाव भले बंधे ना बंधे, लेकिन प्रकृति और प्रदेश तो बनता ही है, क्योंकि योग भी मुख्य रीजन है वेदनी कर्म के बंध का। ठीक है, इसलिए वेदनी कर्म का बंध योग और कषाय। अब जब कषाय है मतलब सकषायी अवस्था है, कषाय का उदय है, तब जीव क्या कहलाए, मतलब सकषायी जो जीव है वो गुणस्थान क्या है? 1 से 1 10। से तो 10 1 से 10 में योग और कषाय दोनों कारण बनते हैं, और जो 11, 12 और 13 ये जो 3 गुण स्थान है, इन तीनों गुण स्थान में सिर्फ योग रहता है, कषाय नहीं होता, कषाय का अभाव रहता है। तो भले ही स्थिति और अनुभाव नहीं बनता, लेकिन प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, क्योंकि योग जो है वो मुख्य रूप से ही उसमें रीजन बनता है वेदनी कर्म के बंध का। योग और कषाय दोनों मुख्य रीजन है। तो जो योग है यहाँ पर योग के रीजन से, और यहाँ पर कषाय और योग दोनों के रीजन से। ये सकषायी जीव का है और ये अकषायी जीव का है, लेकिन वेदनी कर्म का बंध दोनों करते हैं, चाहे वो सकषायी हो चाहे अकषायी हो। तो टोटल 1 से 13 गुण स्थान में वेदनी कर्म का जो है वो बंध होता है। अब मोहनी कर्म की बात कर लेते हैं। मोहनी कर्म है तो मोहनी कर्म का बंध का रीजन क्या है? तो बादर कषाय का उदय। बादर कषाय मतलब क्या? सूक्ष्म कषाय नहीं है। तो सूक्ष्म कषाय कब होता है? 10th गुण स्थान में होता है। तो 10th गुण स्थान में उसका बंध नहीं होगा, और उसके ऊपर तो मतलब 10th में सूक्ष्म कषाय का उदय रहता है, और उसके ऊपर तो जीव अकषाय रहता है, मतलब उसमें कषाय रहता ही नहीं, कोई से भी कषाय का उदय नहीं होता, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो। तो 10th 11th 12th 13 14 इस सब में वेदनी सॉरी मोहनी कर्म का बंध नहीं होता। तो बादर कषाय का उदय 1 से 9 तक रहता है, तो मोहनी कर्म का बंध भी 1 से 9 गुण स्थान तक ही होगा। अब बात करते हैं आयुष्य कर्म की। तो आयुष्य कर्म के लिए 3rd 7th एंड अबव, 7th एंड अबव मतलब 7 8 9 10 जो भी श्रेणी के गुण स्थान होते हैं, और उसके बाद 11 12 13 14 सभी गुण स्थानों में आयुष्य का बंध नहीं होता। 7 मतलब आयुष्य का बंध नहीं होता का क्या अर्थ है? कि नवीन बंध प्रारंभ नहीं होता, नए तरह से कोई भी आयुष्य का बंध नहीं करता इन सभी गुण स्थानों में, 3rd में 7th में 8th में 9th में 10th में। अब ऐसा अगर हुआ कि कोई जीव 1st गुण स्थान में है, 1st से 3rd में चला जाए और 3rd से वापस 1st में आ जाए ये पॉसिबिलिटी होती है कि 1st गुण स्थान में है, 1st से 3rd में चला जाए, मतलब सम्यक मिथ्यात्व बन जाए, सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाए, और फिर वापस मिथ्या दृष्टि बन जाए, पर इस बीच में उसके आयुष्य का बंध नहीं होगा। भले ही अगर यहाँ से आप बोलो कि नवीन पंथ प्रारंभ नहीं कर रहा तो पूर्व का लेके आ जाए, पर पूर्व का लेके 3rd गुण स्थान मतलब जब भी आयुष्य का बंध हो रहा होगा उस समय पर जीव 3rd गुण स्थान में ना तो बीच में जाता है और ना 3rd में नया बंध प्रारंभ करता है। दोनों रीजन नहीं होते 3rd गुण स्थान के लिए। पर जब 7th गुण स्थान की बात करते हैं तो 7th गुण स्थान में अपना नया आयुष्य बंध तो प्रारंभ नहीं होता, पर अगर 6th गुण स्थान में उसने आयुष्य बंध प्रारंभ, ये इसका 6th गुण स्थान है, उसमें यहाँ पर उसने आयुष्य बंध प्रारंभ किया, और आयुष्य बंध करते करते जो अंतर्मुहूर्त का काल है आयुष्य बंध का, उस अंतर्मुहूर्त के काल में 6th गुण स्थान वाला जीव जिसने आयुष्य का बंध प्रारंभ किया था वो अप्रमत्त भावों में चला जाए। तो अप्रमत्त भावों में जाने के कारण एक संख्येतम भाग तक उसका क्या हो सकता है? आयुष्य का बंध कंटिन्यूअसली, क्योंकि अगर एक बार बंध स्टार्ट कर दिया है तो वो अपना उसको जितना पूर्ण आयुष्य बांधना है उतना बांध करके ही फिर वो स्टॉप करता है, आकर्ष के अलावा, आकर्ष वाली बात नहीं हो रही है उसके अलावा।
तो ये हो गया आयुष बंध पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक वो करता है और उस अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो प्रमत्त से अप्रमत्त अवस्था में चला जाता है। तो इस अपेक्षा से 7वें गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक आयुष्य कर्म का बंध हो सकता है और उसके बाद मतलब 7th में कोई भी नया बंध प्रारंभ नहीं करता और उसके बाद 7th के बाद 8th में नहीं करता, 8th के बाद 9th में, 10th में वगैरह वगैरह कुछ में भी नया तो करेगा नहीं। और पिछले गुण स्थान का लाया हुआ भी उसमें, जैसे 7th में अगर आयुष्य बंध कर रहा है और करता करता 8th में चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, क्योंकि 7th में आयुष्य बंध उसने स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया आयुष्य कर्म का। स्थान में हाँ, होता है दीदी? प्रोसेस जो चालू है और स्वभाव में शुद्धि आ गई तो उसका प्रोसेस का एंड जो है वहां हो सकता है, परंतु शुरुआत नहीं हो सकती। हाँ, आयुष कर्म का बंध का एंडिंग 7th गुण स्थान में हो सकता है पर नया बंध प्रारंभ नहीं करता। ठीक है दीदी दूसरे गुण स्थान में कैसे हो सकता है दीदी? दूसरे गुण स्थान में क्या? हाँ, दूसरे गुण स्थान में आयुष्य बंध कर सकते हैं, कर कोई सकता बाधा है? नहीं है। हाँ, बाधा- कोई बाधा नहीं है। दूसरे गुण स्थान में जीव काल भी कर सकता है, आयुष्य का बंध भी कर सकता है, कोई बाधा नहीं है उसमें, भले ही बस वो वो, छोटा सा काल हो। हाँ बस वो उसकी काल के अंदर करता है ना दीदी? आयुष्य बंध का जो काल है ना वो 2nd गुण स्थान के काल से भी कम काल होता है। अच्छा, मतलब 2nd गुण स्थान का जो मैक्सिमम काल है 6 आवली का, उससे भी कम काल में आयुष्य का बंध जीव कर सकता है। ओके। हाँ दीदी। यदि आयुष्य का बंध तो अंतर मुहूर्त में करते हैं ना, तो छठा गुण स्थान तो दो समय से लेकर 48 मिनट -1 समय पूरा ही अंतर्मुहूर्त कहलाता है। इसी बीच में आपका 2 समय से लेकर 3 समय, 4 समय, 5 समय, ऐसे करते करते 6 आवलिका का काल इसी के अंदर अंदर आ जाता है। 6 आवलिका मैंने बताया 1 सेकेंड से भी छोटी होती है, तो 1 सेकेंड 1 मिनट 48 मिनट तो बहुत बड़ा काल हो गया। नहीं, छठे गुण स्थान से जो 7वां गुण स्थान में आता है वो ही है, छठे से 7वां में हो आप बोलो ना, सकता है छठे में उसने आयु का बंध किया है। हो सकता है 6ठे से 7वें में भी आ सकता है। 6ठे से 7वें में, तो 6ठे में एक सेकंड में कोई आयु बांध सकता है, 1 सेकंड में, जैसे बोले ना 6 आवलिका के अंदर अंदर बांध लेता है, तो छठे गुण स्थान हाँ बिल्कुल बांध सकते हैं। तो 1 सेकंड में आयु का बंद हो सकता है। एक समय बाद ही आयु का बंध होगा। मतलब कंप्लीट वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो सकता है क्या, ये पूछे? 1 सेकंड से भी कम काल में आयुष्य तो बंध कर शुरुआत तो 6 में करता है, कंप्लीट तो 7th में कर सकता है। ठीक है। 1 हाँ। सेकंड बहुत बड़ा काल है, जितना भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देखा उसकी अपेक्षा तो 1 सेकंड बहुत बड़ा काल है। जो हमको लगता है कि 1 सेकंड हो गया है, बहुत बहुत सारे मतलब असंख्य समय निकल जाते हैं उसमें। ठीक है, ठीक। बंध के गुण स्थान हमने देख लिए। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है, सादी अनादि प्ररूपना भी देख लेते हैं और अगर टाइम रहा तो बंध स्थान भी कंप्लीट कर लेंगे। 1 सेकंड अब बराबर थोड़ा असंख्य समय बोलेंगे ना दीदी? क्या? 1 सेकंड बराबर असंख्य समय? असंख्य समय तो एक आवलिका में ही हो जाते हैं, असंख्य समय ही होते हैं 1 सेकंड में भी। देखो 4 प्रकार का भंग होता है, सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव। ये 4 प्रकार के भंग मतलब वैरायटी है, हमारे पास कॉम्बिनेशंस है कि इस टाइप से जीव बंध कर सकता है। कोई ऐसा कर्म है जिसके बंध की आदि हो सकती है, मतलब उसकी बिगिनिंग हो सकती है, वो कहलाता है सादी भंग। सादी का भंग है मतलब सादी बंध, बंध की सादी हुई है, आदि हुई है, मतलब बंध सादी है। ठीक है। फिर अनादि मतलब जो अनादि काल से है, जिसकी कभी शुरुआत नहीं हुई थी, तो वो अनादि बंध कहलाता, बंध कर रहा है। ध्रुव रूप से बंध करना मतलब अनादि काल से कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, जो कभी नेवर एंडिंग है, मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा ना कभी बिगनिंग हुई थी, वो होता है ध्रुव। और अध्रुव मतलब जिसका डेफिनेटली एंडिंग तो होगी होगी। अब देखो यहाँ पर हमने जो ध्रुव है ना, ध्रुव की बात हमने क्या करी, ध्रुव की बात हमने बिल्कुल भी सादी से रिलेट करके नहीं करी है। तो जो भंग सादी है वो भंग ध्रुव तो होगा ही नहीं होगा, कंपलसरी सादी भंग अध्रुव ही होता है। अगर किसी बंध की आदि हुई है तो डेफिनेटली उसका एंड भी होगा ही होगा,
किसी भी बंध की, उदय की, जो भी हम बात करेंगे, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता, चारों में जिसकी आदि हुई है उसका एंड हो गई होगा। क्योंकि ध्रुव में हमने क्या बोला, अनादि काल से बंध रहा है, अनंत काल तक बंधेगा, ये बात हम करते हैं, मतलब हमेशा बंधेगा, शाश्वत रूप से बंधेगा, वो होता है ध्रुव। तो इसमें सिर्फ अनादि की बात होती है, शादी की बात नहीं होती। और शादी की बात नहीं होती मतलब शादी की बात सिर्फ और सिर्फ अध्रुव से रिलेट करना। जो शादी है वो डेफिनेटली अध्रुव हो गई होगा। अब बात करते हैं अनादि। अनादि काल से अगर कोई जीव बंध कर रहा है, हो सकता है वो अनंत काल तक करे, और हो सकता है कि वो जीव कभी एक पॉइंट पर आके एंडिंग कर दे। मतलब अनादि काल से अनादि जो है उसमें ध्रुव भी हो सकता है और अनादि में अध्रुव भी हो सकता है। अनादि काल से कर्मों का बंध करता है और ध्रुव रूप से कर रहा है, तो वो डेफिनेटली अभव सिद्धिक जीवों की अपेक्षा ही है। और जो भी अनादि काल से कर रहा है पर डेफिनेटली एंड करेगा, मतलब अध्रुव रूप से अगर कोई कर रहा है तो वो भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा ही कर रहा है। ठीक है, तो ध्रुव रूप से अभव सिद्धिक जीव बंध करता है और अध्रुव रूप से भव सिद्धिक जीव बंध करता है। बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता जो भी है उसकी हम वैसे ही बात करेंगे। अगर ध्रुव रूप से है तो अभव सिद्धिक की अपेक्षा ही होगा, अध्रुव रूप से है तो भव सिद्धिक की अपेक्षा ही होगा। मैक्सिमम केसेस में, कुछ एक जगहों पर थोड़ा एग्जेप्शन हो सकता है। ठीक है, ये चार भंग आपने देखिए, ये चार भंग की डेफिनेशन क्या है ये समझ लिया। अब आठों कर्मों की अपेक्षा इनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानावर्णी, क्योंकि हमने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नाम, गोत्र और अंतराय पांचों कर्मों को एक साथ लिया है, तो इन पांचों ही कर्मों को हम एक साथ ही देख लेते हैं। पांचों पांचों जो पांचों ही कर्म है वो गुणस्थान कौन सा है इन पांच कर्मों का, तो वो है 1 से 10 गुण स्थान तक इनका बंध होता है। 1 से 10 के बाद जीव 11th में गया, मतलब उसका बंध स्टॉप हो गया। अब बंध स्टॉप होने के बाद अगर वो वापस नीचे आ सकता है तो वो बंध की स्टार्टिंग करेगा, स्टार्टिंग कर रहा है मतलब शादी भंग है। ठीक है, तो 11 से नीचे 10th पे आए या फिर 4th पे आए, दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो बंध की बिगिनिंग कर दे। इसीलिए 5 कर्मों के लिए शादी भंग घटित होता है। अब बात करते हैं अनादि की। तो अनादि काल से जीव फर्स्ट गुण स्थान में था, ऑफ कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी अनादि काल से ऐसा हुआ है जो अभी तक 11th को टच नहीं करा, वो अनादि काल से बांध रहा है। इसीलिए उन जीवों की अपेक्षा जो अभी तक 11th को टच नहीं करा, मतलब जो अभी तक अकशाई नहीं बना, तो वो जीव क्या है, हमेशा से सकशाई ही है। तो सकशाई जीवों की अपेक्षा पांच का अनादि रूप से है, मतलब जिन्होंने अभी तक अकशाई अवस्था प्राप्त नहीं की। फिर ध्रुव क्या है, नेवर एंडिंग, अभव सिद्धिक जीव की अपेक्षा। और भव सिद्धिक जीव हमेशा कभी ना कभी तो 11th गुण स्थान, 11th पे जाए ना जाएंगे ही जाएंगे, और 12th पे गए उसके बाद फिर वापस आदि नहीं होती, वो बात अलग है। लेकिन जो जीव 10th से 12th पे जाएंगे या फिर 11th पे जाएंगे, वो जीवों की अपेक्षा इसके जो बंध है 5 कर्मों का उसकी एंडिंग हो जाएगी, मतलब अध्रुव रूप से भव सिद्धिक जीव बांधते हैं, और भव सिद्धिक जीव ही जाएंगे 11th 12th पर। तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम वेदनी कर्म का। वेदनी कर्म का गुणस्थान क्या था, वेदनी कर्म का गुणस्थान थे 1 से 13 तक। 1 से 13, 13 से जीव 14 में जाता है, 14 में वहां पे उसने स्टॉप कर दिया, 14 से जीव मोक्ष में चला जाता है, वहां पे उसकी फिर से स्टार्टिंग होती है क्या, नहीं होती, इसीलिए शादी भंग नहीं होगा। क्लियर है ये। 13 से 14 में गया, स्टॉप हो गया बंध, 14 से मोक्ष में जाएगा, वापस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो शादी नहीं होती। अनादिकाल से जो जीव 13 को अभी तक टच नहीं करे, नहीं सॉरी 13 में तो है, 14 को अभी तक टच नहीं करे, ऐसे सभी सहयोगी जीव की अपेक्षा यहाँ पर अनादिकाल से चल रहा है इसका बंध। फिर बात आती है ध्रुव। तो ध्रुव रूप से मतलब अभव सिद्धिक जीव, और अध्रुव रूप से मतलब जो भी भव सिद्धिक जीव गुण स्थान में आएंगे
वो इसके बंध को स्टॉप कर देंगे वेदनी कर्म के। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के गुण स्थान है, हमने देखे 1 से 9 तक, क्योंकि बादर कषाय का उदय ही इसका रीजन बनता है। बादर कषाय 9th गुण स्थान तक होता है। 9th के बाद जीव 10th में जाएगा, 10th में वो स्टॉप कर देगा बंध का। 10th के बाद जीव या तो 11th में जाएगा या फिर 4th में जाएगा। 11th में जाएगा तो उसका स्टॉप्ड ही है, और 4th में जाएगा तो वो स्टार्ट कर देगा वापस बंद करना। तो स्टार्ट हो गया मतलब शादी है। दूसरा रीजन ये भी है कि 11th से वापस जीव या तो 10th में जाएगा या फिर 4th में जाएगा। 11th से 4th में जाया तो फिर से स्टार्ट कर सकता है, तो यहाँ पर भी शादी हो जाएगी। अगर 10th में गया तो 10th के बाद जीव 9th में गया तो फिर से स्टार्ट कर देगा। इसीलिए 3 बार हमको इसकी बिगनिंग मिल सकती है, या तो 10th के बाद चौथे में चला जाए काल करके तो बिगनिंग हो जाएगी, पर 10th के बाद अगर काल नहीं करा 11th में गया तो 11th के बाद 10th में जाएगा तब भी वो ये स्टॉप की ही अवस्था है, अभी इसने स्टार्ट नहीं करा। और 10th के बाद जब 9th में गया तब वो स्टार्ट करेगा। तो 10th से आरोहण करने के बाद जब वो अवरोहण पे आता है तब वो स्टार्ट कर देता है, या फिर 10th से काल करे या 11th से काल करे वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लेना, क्योंकि इसमें से मैंने क्वेश्चन भी बनाया था। ठीक है, मतलब इसमें से बनाया था या जिसमें से भी मैडम बनाया इसको होगा, पर वो ऐसे ही कुछ। मैडम इसको सीधा करो, पूरा नहीं आ रहा है इसको स्क्रीनशॉट। ठीक है, वैसे ऊपर का पार्ट इतना था नहीं यूज का, मैं अभी इसी की बात कर रही थी। हो गया? 1 मिनट हो गया? नहीं हुआ है ना, एक बस ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। अब 9th गुण स्थान में हमें शादी का मतलब मोहिनी कर्म के लिए हमें शादी का भंग तो मिल गया। अब बात करते हैं अनादि। तो जो जीव अभी तक 10th गुण स्थान को प्राप्त नहीं करे हैं उनकी अपेक्षा अनादि रूप से है, मतलब जो अभी तक 9th तक ही है, 10th को प्राप्त नहीं करा, इसको समझ लेना। जो अभी तक 10वें में नहीं पहुंचे, 10वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं करा, उनकी अपेक्षा अनादि है। ध्रुव भव सिद्धि की अपेक्षा, और अध्रुव मतलब भव सिद्धि की अपेक्षा, जो डेफिनेटली 9th के बाद 10th में जाएंगे ही जाएंगे, तो वो बंध को रोकेंगे ही रोकेंगे। फिर आती है बात आयुष्य कर्म की। आयुष्य कर्म के लिए गुण स्थान क्या है? 1, 2, 4, 5, 6 और 7 का एक संख्येतम भाग। इनमें जो भी गुण स्थान है, इन सभी गुण स्थानों में पूरे भव में जीव सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए ही क्या करता है? आयुष्य बंध प्रारंभ करता है, अंतर्मुहूर्त के लिए आयुष्य को बांधता है, और फिर अंतर्मुहूर्त बाद वो उसके आयुष्य बंध पूर्ण करके और फिर वापस वो आयुष्य को नहीं बांधता। इस अपेक्षा से उसकी बिगनिंग भी हुई है, एंडिंग भी हुई है। तो बिगनिंग हुई है मतलब शादी है, एंडिंग हुई है मतलब अध्रुव है। पर उस कभी भी कोई जीव, चाहे वो अभव सिद्धिक जीव ही क्यों ना हो, नेवर एंडिंग मतलब शाश्वत रूप से वो नहीं बांध रहा कि हमेशा आयुष्य को बांधता रहता है, क्या अभव सिद्धिक भी नहीं। वो जीव अभव सिद्धिक क्यों ना हो, वो अपने पूरे भव का सिर्फ एक ही बार बिगनिंग करेगा और एंडिंग करेगा आयुष्य कर्म के बंध की। इसीलिए अभव सिद्धिक जीव भी ध्रुव रूप से आयुष्य कर्म का बंध नहीं करते। ये हो गया हमारा सभी 5, 6, 7, 8 आठों ही कर्मों का हमने बंध का देख लिया। अब फटाफट बंध स्थान निकाल लेते हैं। चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 में क्या बताया? सबसे पहले तो आयुष्य कर्म के जो ये गुण स्थान है 1, 2, 4, 5, 6 और 7 का एक, इनमें जीव आयुष्य का बंध तो करता है अंतर्मुहूर्त काल के लिए, लेकिन इस अंतर्मुहूर्त काल में कोई जीव जिनके आयुष्य बंध के योग्य जो अध्यवसाय हैं वो तीव्र है, मैक्सिमम है, तो तीव्र अध्यवसायों से वो एक ही बार में पूरे प्रदेशों को ग्रहण कर लेता है, तो वो कहलाता है एक आकर्ष। एक ही बार कर रहा है मतलब एक आकर्ष में उसने सारे कर्म प्रदेशों को ग्रहण कर लिया। कोई जीव ऐसा होता है जिसके अध्यवसाय तीव्र से कुछ मंद होते हैं, या फिर मंदतर मतलब कंपैरेटिवली हम बोलते हैं कि
तो मंद है, उससे और मंद, उससे और मंद, उससे और मंद करते करते 2 आकर्ष, 3 आकर्ष, 2 आकर्ष मतलब एक बार बांधा, फिर थोड़ा सा रुका, और फिर रुकने के बाद वापस उसने क्या करा, आए पूरा बचे हुए प्रदेश ग्रहण करके कंप्लीट हो गया। कुछ होते हैं जो 3 आकर्ष में, मतलब एक बार बांधा, फिर थोड़ा सा रुका, फिर दूसरी बार बांधा, फिर थोड़ा सा रुका, फिर तीसरी बार बांधा, और उसका आयुष्य मतलब आयुष्य बंध पूरा हुआ। 4, 5, 6, 7 मतलब एक बार बांधा, रुका, दूसरी बार बांधा, तीसरी बार बांधा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार बांध के कंप्लीट करा। ये सब मंद या फिर मंदतर की अवस्था है, तीव्र से कुछ क्या- कम। लेकिन जब 8 आकर्षों से बांधता है, मतलब सबसे लोएस्ट है, मंदतम। मंदतम मतलब लोएस्ट लेवल का, उस वो क्या करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आकर्ष में वो क्या करता है, पूरा करता है। 8 आकर्ष मतलब बीच में 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार उसने ब्रेक लिया। और ब्रेक लेते 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 मैक्सिमम 8 आकर्षों में तो कोई भी जीव आयुष्य को बांध लेता है पूरी। ये हमें बताया सबसे बिगनिंग में। अब क्या होता है, जब भी आयुष्य का बंध कोई जीव कर रहा है इन गुण स्थानों में, तब 8 ही कर्मों का वो बंध एक साथ करता है, उसको बोलते हैं 8 प्राकृतिक बंध स्थान। 8 प्राकृतिक बंध स्थान। तो बंध स्थान का मतलब क्या होता है, एक साथ जिन जिन वापस कर्म बोलिए ये लाइन, प्रकृतियों का, यही लाइन वापस बोलिए एक बार, क्या बोले अभी? जब भी आयुष्य का बंध करता है इन गुण स्थानों में, तब 8 प्राकृतिक बंध स्थान का बंध कर रहा है। बंध स्थान का अर्थ होता है, मतलब 8 प्राकृतिक मतलब 8 ही कर्मों को एक साथ बांध रहा है। बंध स्थान का क्या अर्थ होता है कि एक कोई भी एक जीव एक साथ जिन कर्म प्रकृतियों का बंध करता है उन सभी के समूह को बोलते हैं। मतलब 8 प्राकृतिक है, मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों का एक साथ बंध कर रहा है। इन 8 कर्मों का ग्रुप हमने बना दिया, उस ग्रुप को हम बोलते हैं बंध स्थान, मतलब वो वाला प्राकृतिक बंध स्थान। अगर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 7 कर्मों को एक साथ बांध रहा है, आयुष्य को नहीं बांध रहा, तो 7 कर्मों का एक ग्रुप बना दिया। तो इन सभी कर्मों का बंध कर रहा था, उनका हमने एक समूह बना दिया, उसको हमने 7 प्राकृतिक बंध स्थान बोल दिया। तो बंध स्थान क्या होता है, एक जीव एक साथ जिन कर्म प्रकृतियों का बंध करता है उन कर्म प्रकृतियों के समूह को, ग्रुप को हम बोलते हैं बंध स्थान, प्रकृति बंध स्थान। अब ऐसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 6 कर्मों का एक साथ बंध कर रहा है, मोहनी और आयुष्य का बंध नहीं कर रहा। तो 6 का हमने ग्रुप बना दिया, उसको बोल दिया हमने 6 प्राकृतिक बंध स्थान। फिर वेदनी, नाम, गोत्र, ये 3 कर्मों का, नहीं सॉरी 3 का नहीं होता, फिर एक साथ 5 का क्षय होता है ना, तो ओनली वेदनी का बंध हो रहा है। तो ओनली वेदनी का बंध हो रहा है, बाकी सबका बंध नहीं हो रहा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कर्मों का बंध नहीं हो रहा, सिर्फ वेदनी का बंध हो रहा है। तो उसके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, एक प्राकृतिक बंध स्थान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक और 1 प्राकृतिक बंध स्थान। ठीक है, अब इनके गुण स्थान हमने ये जो अभी देखे हैं, इसी में से हम इनका काल निकालते जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 8 प्राकृतिक। तो 8 प्राकृतिक बंध स्थान क्या होता है, जिसमें आयुष्य का भी बंध हो रहा है। तो आयुष्य के बंध के गुण स्थान तो यही होंगे, चारों गति के जीव, इसके जो बंधक स्वामी होंगे, बंधक जीव होंगे, और 1, 2, 4, 5, 6 और 7 का एक संकेतन भाग, ये इसका गुण स्थान होगा। इन गुण स्थानों में जीव आयुष्य का बंध जब करता है, इन गुण स्थानों में रहे मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए क्या करता है, जीव आयुष्य का बंध करता है। इसीलिए जघन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, ऐसा 8 प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, 8 प्राकृतिक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का काल हो जाएगा। अब जब जीव 7 प्राकृतिक है, मतलब आयुष्य का बंध नहीं कर रहा, तो उसका हमको सबसे पहले तो जघन्य काल अगर हमको देखना है, तो हमने बताया कि ये जो आकर्ष है,
ये दो आकर्षों के बीच का, दो या दो से अधिक जितने भी आकर्ष में हम बांध रहे हैं, उन सभी आकर्षों के बीच का जो काल होता है, वो वहां पर जीव आयुष्य का बंध नहीं करता, मतलब रुकता है, आयुष्य के बंध करते करते रुक रहा है मतलब आयुष्य का बंध नहीं कर रहा। तो वहां पर अगर रुक रहा है, आयुष्य का बंध नहीं कर रहा, तो रिमेनिंग 7 प्रकृतियों का तो बंध चलता ही रहता है। इसीलिए 7 प्राकृतिक बंध स्थान का जघन्य जो काल होता है, वो दो आकर्षों के मध्य का काल होता है। दो मतलब दो आकर्ष से बांध रहा हो या फिर दो से ज्यादा, 8 आकर्ष, जितने भी आकर्ष से बांध रहा हो, पर दो या दो से अधिक आकर्षों से आयुष्य बंध करने की अपेक्षा दो जो आकर्ष हैं उनके बीच का, दो प्राकृतिक है, ये पूरा आकर्ष है, उसमें से ये 8 प्राकृतिक है, ये 8 प्राकृतिक है और ये 7 प्राकृतिक है। तो दो 8 प्राकृतिक के बीच का जो काल होता है, आकर्ष के बीच का काल, वो 7 प्राकृतिक का जघन्य काल हमको घटित करना है, जो होता है अंतर्मुहूर्त का। ठीक है, इसीलिए 7 प्राकृतिक का जो जघन्य काल होगा वो होगा अंतर्मुहूर्त। फिर उत्कृष्ट कितना होगा? तो उत्कृष्ट होगा, अब हमको इसको ऐसे घटित करवाना पड़ेगा कि टोटल 1/3 करोड़ पूर्व का, मतलब टोटल 1 करोड़ पूर्व का आयुष्य वाला मनुष्य या तिर्यंश है, जो परभव की आयु, ये उसकी पूरी 1 करोड़ पूर्व की आयुष्य है। परभव की आयु का परभव की जो आयु है उसका बंध कर रहा है, तो वो परभव की आयु है 33 सागरोपम वाली, देवता या मनुष्य की, देवता या नरक की। और ये कौन है? मनुष्य या तिर्यंश। 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला मनुष्य या तिर्यंश, और ये 33 सागरोपम की आयु वाला देवता और नरक की आयुष का बंध किया। तो यहाँ पर उसने 2/3, ये 1/3 है, ये 2/3 है, 2/3 उसका बीत जाने और 1/3 शेष रहने, 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहने पर वो क्या करता है? अपने आयुष्य का बंध प्रारंभ करता है। और इस अंतर्मुहूर्त में उसने आयुष्य का बंध कर लिया। अब अंतर्मुहूर्त में जब तक वो आयुष्य का बंध कर रहा था, तब तक वो 8 प्राकृतिक था, और इस अंतर्मुहूर्त के बाद वो 7 प्राकृतिक रहा। अब 7 प्राकृतिक बंध स्थान का बंध करते करते करते, यहाँ पर भी वो 7 प्राकृतिक का बंध करते करते आयुष्य पूर्ण करा, अगले भव में वैसे ही वो उत्पन्न हुआ, और करते करते उसका सिर्फ 6 मंथ का, 6 माह के पूर्व, 6 माह अंतिम आयुष्य बची, मतलब आयुष्य का अंतिम 6 माह बचा है, उस 6 माह शेष रहते वो अपने आयुष्य का बंध प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आकर वो यहाँ पर 6 माह बचा था, इस ड्यूरेशन में उसने आयुष्य का बंध किया, वहां पर वो 8 प्राकृतिक हुआ, उसके पहले वो 7 प्राकृतिक ही था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल काल 7 प्राकृतिक बंध स्थान का उत्कृष्ट काल है। ठीक है, इस बीच हमको ये समझना कि इस बीच कोई भी जीव श्रेणी का आरोहण वगैरह वगैरह कुछ नहीं गया, मतलब 7th गुण स्थान को टच करके और आयु बंध के बाद फिर वो 9वें गुण स्थान को टच करके और फिर 10वें वगैरह पे नहीं गया, क्योंकि अगर वो 10वें पे चला जाता तो उसका 7 प्राकृतिक नहीं बचता, वो 6 प्राकृतिक हो जाता। इसीलिए वो एकदम नॉर्मली अपना आयुष्य पूर्ण किया और पूर्ण करके अगले भव में गया। अगले भव में जब वो देवता और नरगति का जीव बना, तब भी वो 7 कर्मों का ही बंद कर रहा था, और 8 कर्मों का बंद करने के पूर्व कब करता है? 8 कर्मों का 6 माह शेष रहते। तो टोटल उसकी जितनी आयुष्य थी 33 सागरोपम, उसमें से 6 माह लगते ही वो 8 प्राकृतिक में चले गया, तो 6 माह के पहले पहले का काल 7 प्राकृतिक का था। तो 33 सागरोपम माइनस 6 माह, है ना, और इसमें ऐड क्या करा हमने? इसमें हमने ऐड करा है मनुष्य या तिर्यंश का 1/3 करोड़ पूर्व शेष रहते अंतर्मुहूर्त काल उसको लगा आयुष्य बंध करने में। तो इसमें 1/3 करोड़ पूर्व में से आयुष्य बंध का अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो, इतना पूरा काल 7 प्राकृतिक का है, उसके बाद ये पूरा 7 प्राकृतिक, तो ये दोनों ऐड करने पे हमको 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट काल मिलता है। 1/3 करोड़ पूर्व में से अंतर्मुहूर्त कम और 33 सागरोपम में से 6 माह कम, तो ये हमारा 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट हो जाएगा। 7 प्राकृतिक का उत्कृष्ट हमने ये देख लिया। ठीक है, अब 6 प्राकृतिक देख लेते हैं। तो 6 प्राकृतिक कब मिलता है? जब आयुष्य का बंध भी रुक गया और मोहिनी का बंध भी रुक गया। तो आयुष्य का बंध रुक गया है 7th गुण स्थान, लेकिन मोहिनी का कंटिन्यू है, 7 प्राकृतिक ही मिलेगा,
और जैसे ही 9th से 10th गुण स्थान में आया, तो 10th गुण स्थान में आने पे जीव के मोहिनी कर्म का बंध रुक गया। आयुष्य का तो बंध हो ही नहीं रहा था, मोहिनी का भी बंध नहीं हुआ। तो 10th गुण स्थान में हमको, ओनली 10th गुण स्थान में हमको ये 6 प्राकृतिक मिलता है। तो 6 प्राकृतिक जो 10th गुण स्थान का काल है, जघन्य एक समय रहा 10th गुण स्थान में और काल कर गया। तो जघन्य एक समय काल करके कहाँ जाएगा 10th गुण स्थान से? वो काल करता है तो वो 4th गुण स्थान में ही जाएगा। 4th गुण स्थान में जाने पर वापस से वो मोहिनी कर्म का बंध स्टार्ट कर देता है। तो 6 प्राकृतिक से 7 प्राकृतिक पे आ जाएगा, तो 6 प्राकृतिक की एंडिंग हो जाएगी। 6 प्राकृतिक जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त का जो 10वें गुण स्थान का काल होता है वो हम मानेंगे। ठीक है। अब इसमें इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 से 9 तक तो हमको 7 प्रकृतियां कंपलसरी बंध रही थी। आयुष्य बंध हो तो 8 बंधेंगी, लेकिन 7 तो कंपलसरी बंध रही थी, तो वहां पे हमको 7 प्राकृतिक बंध स्थान ही मिलता। 6 प्राकृतिक मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि मोहिनी का बंध कभी नहीं रुका। और जैसे ही हम 10th गुण स्थान में आए तो 6 प्राकृतिक बंध स्थान हमको मिला। फिर बात आती है जब हम 11वें गुण स्थान में जाते हैं। 11वें गुण स्थान में हमने 5 प्रकृतियों को के बंध को माइनस कर दिया, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रकृति, कौन सी? वेदनी कर्म बचता है। वेदनी कर्म का बंध हमारे पास 11वां, 12वां, 13वां गुण स्थान में होता है। ठीक है, ओनली वेदनी का, एक प्रकृतिक का। तो एक प्रकृतिक 11, 12 और 13 में जघन्य देखना है तो जघन्य हम देखेंगे तीनों में से मिनिमम काल किसका है? जघन्य 11वें गुण स्थान का। एक समय के लिए 11वें गुण स्थान में रहा, काल करके 4th गुण स्थान में चला गया। तो इस अपेक्षा से एक प्राकृतिक हमको सिर्फ एक ही समय के लिए मिला क्योंकि 4th गुण स्थान में वापस वो 7 प्राकृतिक हो जाएगा। फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम बताया 13 का मैक्सिमम और 12। तो 12 का उत्कृष्ट होता है अंतर्मुहूर्त और 13 का उत्कृष्ट होता है देशोन करोड़ पूर्व। तो ये दोनों जो काल है, देशोन करोड़ पूर्व प्लस अंतर्मुहूर्त, ये काल हो जाएगा एक प्राकृतिक का उत्कृष्ट काल। ठीक है, दीदी अंतर्मुहूर्त प्लस में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय का हो सकता है ना बंद? में नहीं हो सकता, 11, 12, 13 में नहीं हो सकता क्योंकि उनके बंध के लिए कषाय का उदय होना चाहिए और 11, 12, 13 में कषाय का उदय नहीं होता, अकषाय होते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो 12वें का उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और 13वें का उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व। ये देशोन करोड़ पूर्व कैसे होता है? 1 करोड़ पूर्व वाला है, 1 करोड़ पूर्व वाला जीव देशोन 9 वर्ष में शायिक सम्यक्त्व की मतलब शायिक शपक श्रेणी आरोहण, सॉरी शायिक सम्यक्त्व नहीं, शायिक सम्यक्त्व तो ऑलरेडी है। शायिक सम्यक्त्वी जीव देशोन 9 वर्ष के बाद शपक श्रेणी का आरोहण करता है और शपक श्रेणी आरोहण करके मतलब 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और फिर 12th गुण स्थान में प्रवेश करता है। तो 12th गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद अंतर्मुहूर्त काल 12th में रहता है, बचे हुए काल 13 में रहता है। और मोक्ष जाने के, यहाँ पे मान लो मोक्ष यहाँ पर जा रहा है, तो मोक्ष जाने के थोड़े से पहले मतलब ये 14 का काल जो है ये भी माइनस कर दो। तो 14 का काल माइनस करने के और यहाँ पर ये देशोन 9 वर्ष का काल माइनस कर दो और शपक श्रेणी आरोहण करके 12 में आने का काल माइनस कर दो। इतना माइनस करके जो हमारा बचा वो बचा देशोन करोड़ पूर्व का 12th गुण स्थान प्लस 13 गुण स्थान। ये जो ड्यूरेशन हुआ 12 प्लस 13 का, ये हमारे एक प्राकृतिक बद्ध स्थान का उत्कृष्ट काल होता है, अंतर्मुहूर्त प्लस देशोन करोड़ पूर्व। ठीक है, दीदी, कम काल की अपेक्षा जगन्य एक समय बताया है, अगर वो 11वें गुण स्थान में रहा तो अंतर मुहूर्त तक रहेगा वो? कौन सा बात कर रहे हो? एक प्राकृतिक में, एक प्राकृतिक में जो 11वां गुण स्थान है ना, काल करके एक समय का जो बताया है, हाँ ये तो काल करने की अपेक्षा से काल बताया। करने की अपेक्षा वो एक्चुअली हमको ना जघन्य देखना था, तो जघन्य हमने एक समय माना। बाकी वो पूरा अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए तो रहे तो कोई बाधा नहीं, अंतर्मुहूर्त तक के लिए एक प्राकृतिक होगा। पर हमको तो अंतर्मुहूर्त से भी छोटा काल चाहिए था ना, तो एक समय का काल हमको मिल रहा है क्योंकि हमको जघन्य बताना है कि सिर्फ एक समय के लिए वो एक प्राकृतिक में रहा, फिर वापस 7 प्राकृतिक में चले गया। ओके, हाँ दीदी ठीक है। दीदी, हाँ जो आपने क्वेश्चन दिया ना, जिस समय जीव मात्र 3 घाती और 3 अघाती कर्मों का बंध करता है, उस समय वह काल नहीं कर सकता।
तो काल तो कर सकता है ना दीदी? अभी मैं जब आंसर्स आएंगे तभी डिस्कशन करने के भाव है। ठीक है दीदी। हाँ दीदी इसमें कर्मों के समुदाय का बंध है बंध स्थान। कर्मों का जो समुदाय है वो मतलब जितने एक साथ कर्मों का जितने कर्मों का एक साथ बंध कर रहा है कोई एक जीव, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? बंध स्थान। बंध रोक कर तुम करो मुक्ति का हला जय जिनेन्द्र आह्वान। दीदी। दीदी इसमें उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व लिखेंगे कि अंतर्मुख प्लस देशोन करोड़ पूर्व लिखेंगे? देखो, जो देशोन करोड़ पूर्व होता है ना, वो देशोन करोड़ पूर्व में अंतर्मुठ ऐड करना। अंतर्मुठ छोटी सी है देशोन करोड़ पूर्व की अपेक्षा, तो वो कहलाता तो वही है, उसी में समा जाता है। देशोन करोड़ पूर्व में ही वो अंतर्मुठ समा जाता है। पर आपको अगर स्पष्टीकरण पूछे तो आप स्पष्टीकरण में लिखोगे कि 12वें का उत्कृष्ट अंतर्मुठ काल और 13वें का उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व काल। इसमें मैं अभी अपनी तरफ से करेक्शन नहीं करवा रही हूँ बड़ों से पूछे बिना, लेकिन इसमें करेक्शन हो चुका है। अजघन्य अनुत्कृष्ट की जगह आपको उत्कृष्ट वर्ड लिखना है, क्योंकि जो 12वें गुणस्थान जब हम नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट बुक में गुणस्थान स्वरूप में पढ़ेंगे ना, तो पता चलेगा कि अभी तक हम मानते आए थे कि 12वें गुणस्थान का अजघन्य अनुत्कृष्ट काल होता है, पर अब संशोधन हो गया कि 12वें गुणस्थान का जघन्य भी अंतर्मुठ होता है, उत्कृष्ट भी अंतर्मुठ होता है। इसीलिए 12वें एक बार 12वें गुणस्थान का जो उत्कृष्ट काल है वो अंतर्मुठ लेना, उस 12वें के उत्कृष्ट अंतर्मुठ काल तक प्लस 13वें के उत्कृष्ट देशोन करोड़ पूर्व काल तक एक प्रकृति। यहाँ पर लिखना देशोन करोड़ पूर्व है, पर स्पष्टीकरण में 12वां और 13वां दोनों का बताना। हाँ, अब पूछिए। दीदी हमारे बुक में तो ये लिखा हुआ है, उत्कृष्ट ही लिखा हुआ है। उत्कृष्ट ही आया मैडम, नई किताब में उत्कृष्ट ही है। हाँ, नई किताब में उत्कृष्ट ही। उत्कृष्ट ही होना चाहिए मतलब। अच्छा, यहाँ पर उत्कृष्ट आया है, प्लस आप लोगों ने एक और चीज बताई थी क्या मुझे 74 पेज पर, वो भी करेक्शन हो गया है ना? वो 12वां गुणस्थान है वहाँ पे। इसमें क्या उत्कृष्ट लिखना है? इसमें 13 + 14 हो गया क्या 74 में भी करेक्शन? हाँ 13 और 14 ये दीदी गुणस्थान। इसमें 13, यहाँ तो 13 14 होगा, यहाँ पर 13 के साथ 14 भी लिखा हुआ है क्या? चलो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब ये पढ़ेंगे ना तब देखते हैं इसको। इसका एक बार बताइए ना वापस थोड़ा सा। 12वें गुणस्थान में उत्कृष्ट लिखना है, खाली उत्कृष्ट अंतर्मुठ काल लिखना है क्या? यहाँ पर जो अजघन्य अनुत्कृष्ट लिखा है, अजघन्य अनुत्कृष्ट लिखा है ना अंतर्मुहूर्त काल, उसकी जगह उत्कृष्ट लिखना है। केवल उत्कृष्ट लिखना है अपने को। जय जिनेन्द्र दीदी। आवाज नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो गए थे। आज क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर जैसा भी होगा नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव है। अभी आपके किसी के डाउट रह गए तो, मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यूज हो गए थे तो आप पर्सनली पूछ लेना। ये रोल नंबर मैडम, ये रोल नंबर, ये एग्जाम के बारे में कौन सेंटर वगैरह? उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, उसी के लिए आपकी 3 एक्सपर्ट क्लास रखी थी, आपको तब पूछना था। अभी आप पर्सनली उनसे पूछ लेना, ठीक है? अभी क्लास इतनी रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर